बॉस इंडिकस एंड बॉस बिबालिस। बिबालिस है ना, गाय हमारी माता है कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बॉस कहते हैं। ओके, यू कैन रिमेंबर देयर नेम बाय सब मत पीटो। Jai Hind, dear students. I am your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and today we are going to study the chapter Improvement in Food Resources. We are going to do a one-shot video for the entire chapter. So let's begin with our chapter. So first we talk about what is the need for improving the food resources. Today also we are getting the food for everyone. तो improve करने की ज़रूरत क्यों है? The need for improvement in food resources is because of growing population. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. नाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, बट जो लैंड एरिया है दैट इज लिमिटेड. So we cannot increase the land area, but the population is growing, and to meet the needs of the growing population, there is a need to improve the food resources. So food resources को improve करेंगे तभी इतनी सारी population को हम feed कर पाएंगे. अब फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने में हमें दो चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा. फर्स्ट इज द क्रॉप्स, तो हम क्रॉप्स को इम्प्रूव करेंगे, एंड सेकंड इज द लाइफ स्टॉक, मीन्स एनिमल से जो हमें फूड मिलता है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री. सो ऑल दैट वी हैव टू इम्प्रूव. सो दैट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. So first let's see about the different types of crops. There are different types of crops, you know. First is cereals. Cereals में included होते हैं rice, wheat, pulses, sorghum, millets, barley. तो ये जो अनाज कहते हैं that is all included in cereals, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज पल्सेस. पल्सेस आपको पता होगा दालें सारी आती हैं पल्सेस में, एंड मम्मी जब भी दाल देती है आप मना करते हैं तो मम्मी बोलती है प्रोटीन्स कैसे मिलेंगे. सो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द पल्सेस. नेक्स्ट इज द ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स से हम ऑयल निकालते हैं, एंड ऑयल यू ऑल नो दैट दे प्रोवाइड अस विद फैट्स. फूड में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. तो फैट्स हमें ऑयल सीड से मिलेंगे, लाइक ग्राउंडनट ऑयल, देन सेसमे ऑयल और मस्टर्ड ऑयल. दीज आर ऑल द ऑयल सीड्स. देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, इन सबसे हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज द फॉडर क्रॉप्स. वी ऑल्सो ग्रो द फॉडर क्रॉप्स. हमारे जो भी कैटल है उसके लिए हमें चारा चाहिए. सो दैट फॉडर, दैट चारा, फूड फॉर द काउ, गोट, बफेलोज एंड ऑल, that comes under fodder. So fodder like oats, Sudan grass, berseem, these are all used for fodder crops. ये सारी fodder crops हैं, ये grow करी जाती हैं for feeding our cattle, for feeding the livestock. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स को बेसिकली हम राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप में डिवाइड करते हैं. आप सब एसएसटी में और भी पढ़ते हैं, दैट इज जायद क्रॉप इज ऑल्सो देयर, बट इन एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर दे आर जस्ट मेंशन अबाउट राबी एंड खारिफ. सो विल टॉक अबाउट दैट. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द फोटो पीरियड. फोटो पीरियड मीन्स कितनी देर तक सनलाइट रहती है. आपको पता है सर्दियों में ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज लेस, एंड इन समर्स द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज मोर. तो दैट इज नोन एज फोटो पीरियड. तो फोटो पीरियड पे डिपेंड करेगा. सो दैट इज नोन एज फोटो पीरियड. फोटो पीरियड पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हम क्रॉप ग्रो करेंगे. सो बेसिकली हम क्रॉप्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स मेनली रेनी सीजन में ग्रो करे जाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ऐसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं खारिफ क्रॉप्स. दैट इंक्लूड्स पैडी. पैडी मीन्स राइस, सोयाबीन, मेज, पिजन पी. पिजन पी इज अरहर. अरहर की दाल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज पिजन पी. देन ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम. तो ये सारे पल्सेस, ये पैडी दैट इज राइस, सोयाबीन, कॉटन, ये सब खारिफ क्रॉप के अंडर में आते हैं. एंड सेकेंड इज राबी क्रॉप्स. राबी क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में इन्हें ठंड ज़्यादा चाहिए. सो इट इज़ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल दैट दीज प्लांट्स आर ग्रोन. नवंबर से अप्रैल के बीच में, नवंबर में सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और अप्रैल तक रहती हैं, मार्च एंड और अप्रैल तक. तो अप्रैल में इनका हार्वेस्ट कर लिया जाता है. दीज आर द राबी क्रॉप्स, एंड दैट इंक्लूड्स वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड. तो आपको पता है सर्दियों में मटर आती है, दैट इज पीस. फिर होली पे हम गेहूँ सेकते हैं. सो गेहूँ मीन्स व्हीट, दैट इज ऑल्सो अ राबी क्रॉप. सर्दियों में आएगा और फिर हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे अप्रैल में. सो जब नया नया गेहूँ आता है दैट इज एट अराउंड होली. होली मार्च में आती है, आपको पता है. तो मार्च के अराउंड आपका नया व्हीट आता है. तो दैट इज ऑल देयर इन केस इन दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन राबी क्रॉप्स. ओके, नेक्स्ट कम्स द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स. इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे हम अपने क्रॉप यील्ड्स में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करना है, मतलब हमें अपने क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. लैंड एरिया हमारा लिमिटेड है, बट वी नीड टू इंक्रीज कि हमें उससे पर हेक्टेयर लैंड से सपोज हमें 2000 क्विंटल या 2000 kg ऑफ राइस मिल रहा है.
अब हम उसी लैंड से हम मान लो 4000 kg ऑफ राइस चाहते हैं, तो हमें क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस मिल सके एंड ज़्यादा यील्ड मिल सके। यील्ड मीन्स आपको कितना प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल 2000 kg की जगह आपको 4000 kg राइस मिल रहा है, तो आपने अपनी यील्ड को इंक्रीज कर दिया है। सो तीन तरह से हम अपने क्रॉप यील्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप्स की वेराइटी मतलब सीड्स की वेराइटी इंक्रीज करेंगे हम, जो बीज बो रहे हैं उसकी वेराइटी को इंप्रूव करेंगे, दैट्स विल सी। देन इट्स क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट हम किस तरह से करेंगे? क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हम गुड वेराइटी ऑफ सीड्स लेंगे। क्रॉप्स हमारे अच्छे होंगे, अगर सीड अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, हमारा यील्ड अच्छा होगा, हार्वेस्ट अच्छा से हो पाएगा। तो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट के लिए बेसिकली हम दो चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वेराइटीज बनाते हैं। आजकल आपने सुना भी होगा डेली लाइफ में कि हर चीज, हर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब हाइब्रिड आ रहे हैं। पहले जो वेजिटेबल्स का साइज रहता था वो थोड़ा छोटा रहता था, अब बड़े बड़े लौकी एंड ऑल, सो बड़े बड़े वेराइटीज आपको दिखते हैं मार्केट में। तो दैट इज ऑल बाय हाइब्रिडाइजेशन। घर की मम्मी भी बोलती होंगी कि आजकल सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब हाइब्रिड आ रहे हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन इज डन, क्रॉसिंग इज डन बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, और उससे हमें नई क्वालिटीज उस प्लांट में मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वीट की एक वेराइटी ली जिसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था, यील्ड बहुत अच्छी होती थी, बट उसमें डिजीजेस बहुत ज़्यादा लग जाती थी, और उसे क्रॉस करा एक दूसरे प्लांट के साथ में जिसकी क्वालिटी ऑफ सीड्स तो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं था, बट दैट वाज डिजीज रेजिस्टेंस। उसमें बीमारियां जल्दी नहीं लगती थी और टफ क्लाइमेट को भी वो सर्वाइव कर लेता था। ज़्यादा सर्दी हो, कम पानी मिल रहा है, तब भी वो उसको सर्वाइव कर लेता था। ऐसे दो अलग अलग वेराइटीज को हम क्रॉस करवाते हैं एंड वी गेट अ क्रॉप दैट इज हैविंग बोथ द क्वालिटीज, जिसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और जिसमें डिजीजेस भी नहीं लगेंगे। सो दैट मेथड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वे इज जीन मॉडिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट लेट्स सी अबाउट जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन का मतलब होता है, मान लो हमारा प्लांट बहुत अच्छा है बट उसमें एक बुराई है, ऑल द क्वालिटीज आर गुड, उसका फ्लावरिंग बहुत अच्छा हो रहा है, उसका बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, जल्दी से फ्रूट्स बेयर करने लग जाता है, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मीठे भी अच्छे हैं, फ्रूट्स की क्वालिटी भी अच्छी है, बट वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हम उसके कुछ जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके जीन्स को ऑल्टर करा जा सकता है। डीएनए की स्टडी के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। एंड उसके कुछ जीन्स को, जो खराब वाले जीन्स हैं, उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। मॉडिफाई मतलब चेंज कर दिया जाता है, सो दैट उस प्लांट की वो क्वालिटीज ही चेंज हो जाती हैं। अब उसमें सारी क्वालिटीज जो अच्छी वाली थी वो तो रहेंगी ही सही, बट क्योंकि उसके फ्रूट्स जल्दी खराब हो रहे थे, तो वो आप उसका जो शेल्फ लाइफ है उसका बढ़ा दिया आपने, उसके जीन्स को मॉडिफाई करके। So these are the two ways of crop variety improvement. Now let's see about these in detail, especially about hybridization. We'll see what is hybridization. So hybridization तीन types के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल मतलब दो अलग अलग वेराइटी ली, एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं बट वेराइटी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपने वीट लिया, वीट ही है, वीट की दो अलग अलग वेराइटीज है, एक डिजीज रेजिस्टेंट है, एक का हाई यील्ड है, और दोनों को आपने क्रॉस करवा दिया, और उनका जो क्रॉस करवाया, जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी बनी, वो हाई यील्डिंग भी है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन भी करवा रहा है आपके लिए, और उसमें डिजीजेस भी नहीं लग रहे। सो ऐसा जो क्रॉसिंग होता है दैट इज नोन एज इंटरवेराइटल क्रॉसिंग, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड इज इंटरस्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स स्पीशीज अलग है, सो दैट इज अ क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज बट ऑफ द सेम जीनस। अब ये एग्जाम्पल्स बुक में गिवन नहीं है, बट आई एडेड दीज एग्जाम्पल्स ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो फॉर इंटरस्पीशीज आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स के एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से रिलेटेबल नहीं लगेंगे, सो आई हैव एडेड द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हियर। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? Hybridization is done for both plants as well as animals. तो examples that I have added is for interspecific is for animals, क्योंकि आप उससे relate कर पाओगे, आपने उनको देखा हुआ है। Okay, so the examples that I am telling is that for the animals, and you can easily understand with those examples, but you need not remember these examples because these are not given in NCERT book. So interspecific hybridization का मतलब होता है अलग अलग species के हैं organisms, but they belong to the same genus, उनका genus same है। So interspecific hybridization means that different species के हैं but उनका genus जो है that is same. Genus is same but species is different. For example, horse एक अलग species है, donkey एक अलग species है, but they belong to the same genus. So अगर इनका hybridization करवाया गया then we get mule. Mule को आप हिंदी में खच्चर कहते हैं, and that is a hybrid of horse and donkey. Horse and donkey are different species but they belong to the same genus. नेक्स्ट इज इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक का मतलब होता है जेनेरा भी अलग अलग है। ऐसे दो स्पीशीज के बीच में आपने क्रॉसिंग करवाई है जिनकी
जो जीनस है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, मीन्स द टू आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, so that is very interesting, but that's not given in the book, so you need not remember the examples, but that is an interesting one, so it will be easy for you all to remember. सो दिस इज अ इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग जीनस के प्लांट्स को हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, एंड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज पोमैटो प्लांट। पोमैटो में पो वर्ड कम्स फ्रॉम पोटैटो एंड मैटो वर्ड कम्स फ्रॉम टोमैटो। तो ये टोमैटो और पोटैटो का हाइब्रिडाइजेशन करवा के ये प्लांट बनाया गया है, दैट हैज़ बीन डन बाय द साइंटिस्ट। एंड इस प्लांट्स में दोनों मिलेंगे आपको, इन द upper part of the plant, that is in the stem, you will be having the tomato, and in the, you know that potatoes grow underground, that is a modified stem, तो modified stem के form में underground आपको potato भी मिलेंगे, so that plant is known as pomato. It is a hybrid of both tomato and potato, so it's a very interesting one. That is another example of intergeneric hybridization. So हमने देखा कि हम किस तरह से hybridization से अलग अलग टाइप के plants हम grow कर सकते हैं, so that are the different types. अब हम अगर hybridization कर रहे हैं तो हम कैसी वेराइटी चाहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज वी आर गोइंग टू सी इन आवर सीड्स, किस टाइप के प्लांट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। हम अगर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो हम कैसी क्वालिटीज उसमें डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज हायर यील्ड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि यील्ड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ग्रोइंग पॉपुलेशन को डिमांड को पूरा करने के लिए यील्ड ज़्यादा चाहिए। सो फर्स्ट इज हायर यील्ड, हमें ऐसे प्लांट्स चाहिए जिनका यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम गेहूँ ग्रो कर रहे हैं तो जिस लैंड पे हमें पहले 20,000 kg गेहूँ मिल रहा था उस पर 40,000 मिलने लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत फायदे का काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वी नीड दैट दे शुड बी हैविंग हाई यील्ड। ऐसी क्वालिटी ऑफ सीड्स हम डेवलप करना चाहेंगे, जब हम क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम क्या क्वालिटीज देखेंगे उसमें, दैट शुड बी हैविंग हायर यील्ड। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी दैट वी विल वांट इन आवर नेक्स्ट क्रॉप्स। हम हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हम कैसी क्वालिटी चाहेंगे, दैट इज दे शुड बी हैविंग हायर यील्ड। सेकंड इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, वो जल्दी से खराब नहीं होने चाहिए। ऐसे प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश करेंगे जिनमें रेजिस्टेंस हो, जल्दी से डैमेज ना हो, जल्दी से बीमार ना पड़ जाए, जल्दी से उनके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट ना हो। तो बायोटिक रेजिस्टेंस में आता है कोई भी डिजीजेस उनको जल्दी से नहीं लगे, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स में भी, है ना। हमें पता है कि बैक्टीरिया, वायरस ये सब ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, इसी तरह से ये प्लांट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो है हमारे प्लांट्स को जल्दी से असर ना करें, जल्दी से उन्हें सर्दी जुकाम जैसे हम बच्चों को लग जाता है वैसे ही उन प्लांट्स को हमारे जल्दी से ये डिजीज अफेक्ट ना करें, ऐसा बायोटिक रेजिस्टेंस चाहते हैं। और ए बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा सा धूप ज़्यादा पड़ गई, पौधे खराब हो गए हमारे, ऐसा नहीं चाहते हम। सो वी वांट द सीड्स टू बी हैविंग सच अ टाइप ऑफ प्लांट्स दैट डजंट गेट्स अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक चेंजेस वेरी इजीली, है ना। थोड़ा धूप तेज पड़ गई तो भी सहन कर लें, बारिश ज़्यादा हो गई तो भी सहन कर लें, या फिर बारिश कम हुई है, उन्हें पानी कम मिल रहा है तो भी वो उसमें ग्रो कर पाएँ। So that is all abiotic resistance that our plant should be having. नेक्स्ट इज चेंज इन द मेच्योरिटी ड्यूरेशन, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो जल्दी से मेच्योर हो जाए। हमने कोई भी प्लांट्स ग्रो करा है जल्दी से मेच्योर हो जाएंगे तो हमें उनसे हार्वेस्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने गुआवा ग्रो करा है और उसमें जल्दी से 4-5 मंथ्स के बाद ही अच्छे अच्छे गुआवा आने लग जाए तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। सो यू वांट टू चेंज द मेच्योरिटी ड्यूरेशन, जल्दी से मेच्योर हो जाए प्लांट्स, ऐसा हम चाहते हैं। सो दैट क्वालिटी वी वांट इन आवर प्लांट्स, दैट दे शुड बी हैविंग लेस मेच्योरिटी पीरियड, मतलब सीड सो करने के बाद में हार्वेस्ट करने की तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मीन्स अडेप्ट हो जाए अच्छे से, मीन्स किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के क्लाइमेट में ही ग्रो करे। फॉर एग्जाम्पल एक बाजरा वॉज ग्रोन ओनली इन राजस्थान एंड इट वॉज नॉट अवेलेबल इन मध्य प्रदेश, है ना, तो वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता था। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर लाइक वाटरमेलन एंड ऑल आल्सो दैट वाज अवेलेबल इन राजस्थान बट नॉट इन मध्य प्रदेश। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमने इन सबको चेंज करा है। नाउ अब आप देखते हैं कि सारे क्रॉप्स कहीं पर भी ग्रो कर पाते हैं। पहले एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो ग्रो हो पाते थे, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वाइडर अडेप्टेबिलिटी दैट वी हैव अचीव्ड बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छे से अडेप्ट कर लेंगे, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह लेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा चूजी नहीं होंगे कि नहीं नहीं हमें तो बहुत अच्छा से ये सब मिलेगा तो ही हम ग्रो करेंगे। ओके, तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट कैन कम एज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन ऑल्सो इन योर एग्जाम्स कि डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप क्या चाहते हो अपने प्लांट्स में। तो दैट इज द These are the features, that is tallness और dwarfness। अब अगर हम फॉडर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे फॉडर क्रॉप्स कैसे हो, टॉल हो और ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग हो, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो। क्यों? क्योंकि आप चारे के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो आप बल्क ज़्यादा चाहते हो, है ना, अच्छे टॉल हो, हाइट ज़्यादा हो उनकी और उनमें ब्रांचेस भी ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा फॉडर मिलेगा, ज़्यादा चारा मिलेगा उसके लिए। चारे के लिए जो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो आप
अपने कैटल को खिलाने के लिए, काऊ बफेलो वगैरह को खिलाने के लिए कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि वो ज़्यादा प्लांट्स भी टॉल हों और उसमें ब्रांचिंग भी ज़्यादा हो, सो दैट यू गेट इनफ ऑफ चारा फ्रॉम दैट। बट यहीं आप अगर वीट ग्रो कर रहे हो तो यू विल ट्राई कि द वीट विल बी हैविंग ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस मीन्स शॉर्ट हो। शॉर्ट क्यों चाहते हो? ताकि हमारे जितने भी सीरियल्स हैं उनको ही सारा न्यूट्रिएंट्स मिले, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की हाइट बढ़ाने में वेस्ट ना हो। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल में, that should go to the plant only, that should not be wasted for its growing its height, for growing its branches and all। तो इसलिए हम अगर वीट या सीरियल्स कोई भी हम ग्रो कर रहे हैं तो हम चाहेंगे दैट दे शुड बी ड्वार्फ। दे शुड बी ड्वार्फ मीन्स दैट शुड नॉट बी हैविंग मच हाइट, छोटी हाइट हो उनकी, और हमारे जो क्रॉप्स हो उनको जितना भी न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा उसके सीड्स पर ही जाए। अगर गेहूं उसमें उग रहे हो तो गेहूं ही वो न्यूट्रिएंट्स को ले, उसकी हाइट बढ़ाने के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूज अप ना हो। Okay, so desirable agronomical characteristics will depend on the type of plant. Fodder plant के लिए tall and profuse branching, and अगर cereals हैं like wheat तो उसके लिए हम चाहेंगे that should be dwarf, short height हो उसकी, ताकि सारा nutrients हमारे seeds को ही मिले। Okay, so this is an important topic for exams. What are the main objectives of crop variety improvement? हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं हम crop variety improvement? Higher yields के लिए, biotic and abiotic resistance provide करने के लिए हमारे crops को, देन मेच्योरिटी ड्यूरेशन कम करने के लिए, देन अडेप्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ में एडजस्ट हो जाए, किसी भी एनवायरनमेंट में रह पाएँ, अडेप्ट अपने आप को कर पाएँ उसके लिए, एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अकॉर्डिंग आ जाएँ, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। सो वी फॉलो द क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट फॉर ऑल दीज मोटिव्स। ओके, नेक्स्ट कम्स द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम क्रॉप्स ग्रो करें, हमने अपनी सीड की क्वालिटी को तो इम्प्रूव कर लिया, क्रॉप वेराइटी को तो इम्प्रूव कर लिया, पर हमारे प्रोडक्शन के टाइम पर हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सीड्स अच्छे डाल दिए पर इरिगेशन अच्छे से नहीं हुआ तो क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, तो उन्हें प्रॉपर पानी भी चाहिए, प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो दैट ऑल कम्स अंडर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। सो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट विल इंक्लूड द न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, मतलब हमारे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसको न्यूट्रिएंट ही नहीं मिले, दैट वी हैव टू सी। देन वी हैव टू सी अबाउट इरिगेशन, पानी अच्छे से मिलना चाहिए, एंड वी हैव टू सी अबाउट क्रॉपिंग मैनेजमेंट। सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। क्रॉपिंग मैनेजमेंट में मतलब अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करने के लिए हम मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। अब इस क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ना हम बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज हाई कॉस्ट, मतलब हम बहुत अच्छे से खर्चा कर रहे हैं, फ्लोइंग वगैरह के लिए हमारे पास मशीन्स हैं, इरिगेशन के लिए हमारे पास अच्छी अच्छी महंगी महंगी मशीन्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, सो वी हैव स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। तो जितना ज़्यादा मनी खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, यील्ड भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो फर्स्ट इज हाई कॉस्ट, सेकेंड इज लो कॉस्ट, मतलब थोड़ा बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, और थर्ड इज नो कॉस्ट। नो कॉस्ट मीन्स आप मेन्योर यूज़ कर रहे हो, घर के जो सीड्स हैं आप उन्हीं को यूज़ कर रहे हो, इरिगेशन के लिए भी पास से जो भी वाटर बॉडी गुजर रही है उससे पानी आप उसमें डायरेक्ट कर रहे हो अपने फील्ड्स में, तो आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नो कॉस्ट प्रोडक्शन। ओके, अब आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप्स। अब क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स भी जब बेबीज ग्रो होते हैं, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो मम्मी आपको बोलती हैं कि बच्चों तुमको प्रॉपर खाना ज़रूरी है, नहीं तो हाइट नहीं बढ़ेगी और डिजीज रेजिस्टेंस नहीं आएगा, जल्दी से बीमार पड़ जाओगे, तो आपको विटामिन भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, यू नीड योर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। Similarly, plants को भी nutrients required होते हैं। So basically there are 16 nutrients that are required by the plants. इन 16 nutrients में से 6 ऐसे nutrients हैं जिन्हें हम कहते हैं macronutrients, क्योंकि ज़्यादा quantity में चाहिए, and the rest are micronutrients because their quantities that is required by the plants is very less. तो हम इन डिटेल में अब देखते हैं इन माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जो भी प्लांट्स को चाहिए, कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। सो बेसिकली हमारे प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो 3 चीज़ों से मिलेंगे। एक तो एयर से, हवा से, सेकेंड इज वाटर से, एंड थर्ड इज सॉइल। सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट इज एयर। एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा। ओके, ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए, इसलिए ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो एयर से प्लांट्स को मिल जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड, पानी दे रहे हो आप, पानी इज H2O, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसमें है, तो वाटर से उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को सॉइल से मिलेंगे। ओके, अब सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं प्लांट्स को, दैट विल बी डिवाइडेड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। माइक्रोस्कोप छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने में हेल्प करता है आपको। तो माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, एंड मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो अब हम इन न्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं क्या है, और हम एक ईजी तरीका भी देखेंगे कि कैसे हम इन न्यूट्रिएंट्स का नाम याद रखें। हमें ये नाम याद रखना परेशान ना करें। ओके, सो लेट्स सी टू द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की।
These are the nutrients that are required in large quantities. ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, that are known as macronutrients. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने के लिए आप इस बात को याद रख लो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना. जस्ट रिमेंबर चैंपियंस केक. ये न्यूट्रिएंट्स याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. 9th क्लास में ही नहीं, अगर आप आगे चल के नीट या जेई का भी एग्जाम के लिए अपियर करते हैं तो भी ये न्यूट्रिएंट्स आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो ये आपको हमेशा काम आने वाला है. दैट व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड नेम द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, हमको इजी ट्रिक से याद करेंगे ताकि बच्चों को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि ये याद कैसे करें. अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करने के लिए आप बस याद रखो चैंपियंस केक. चैंपियंस में C स्टैंड्स फॉर कार्बन, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन. अब आया है M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, याद रखना मैग्नीशियम. ओके, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड फिर आया है O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, S से आता है हमारा सल्फर और K का Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम. ओके, पोटेशियम का सिंबल होता है K. ठीक है, तो ऐसे आप इजीली याद रख सकते हो हमारे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, ज़्यादा चाहिए, है ना. बहुत अच्छे से हमको प्लांट को प्रोवाइड करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स को, दैट आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो बस याद रखना है चैंपियंस केक. C फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, M से मैग्नीशियम, P से फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, सल्फर, देन कैल्शियम एंड देन पोटेशियम. तो ये हमें याद हो गए चैंपियंस केक से हमारे सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब याद करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जो कि हमारे प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए तो हमको प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. उसको याद करने के लिए क्या याद करेंगे हम? मन मारो नहीं, चिल, क्योंकि फेंको बोरिंग जिंदगी, है ना. इजी टू रिमेंबर. एक बार और पहले नेमोनिक बोल देते हैं इसका, फिर याद करते हैं क्या है. तो मन मारो नहीं, चिल, क्योंकि फेंको बोरिंग जिंदगी. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है. मन स्टैंड्स फॉर मैंगनीज. मैंगनीज इज अ एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. मारो MO आया है, दैट स्टैंड्स फॉर मोलिब्डेनम. नहीं, दैट स्टैंड्स फॉर निकल. चिल, दैट इज क्लोरीन. क्योंकि, दैट इज फॉर कॉपर. फेको, दैट इज आयरन. Fe is a symbol of iron. फिर बोरिंग, B stands for boron and जिंदगी, ZN stands for zinc. Okay, इधर भी जिंदगी लिखने में आ गया है, so that should be zinc. It's not जिंदगी, that is zinc. Okay, so name of the element is zinc. So मन मारो नहीं, चिल, क्योंकि फेंको बोरिंग जिंदगी. So manganese, molybdenum, nickel, chlorine, copper, Fe iron, B से boron and जिंदगी is for zinc. So by that you can remember the micro and macro nutrients. याद रखना बच्चों, ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट्स ऑलवेज देयर इन योर एग्जाम्स, चाहे आप 9th क्लास का एग्जाम दे रहे हो या फिर से आपके पास ये 11th में फिर से आएंगे टॉपिक्स, और इन द प्रिपरेशन ऑफ नीट और जेईई ऑल्सो. तो आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तब भी ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट कम्स द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. इसके बारे में आप बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आते हो. तो मैन्योर जो होता है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, जो अपने क्रॉप्स ग्रो करे हैं उसका जो भी एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हार्वेस्ट करने के बाद रह गया है, तो स्ट्रॉ, हस्क, वो सब रह जाता है, कचरा रह जाता है. गेहूँ आप निकाल लोगे और बाकी सारा लीव्स और बाकी जो इसका कचरा है, स्टेम पार्ट है, दैट इज ऑल रिमेनिंग. तो उससे आप मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, मैन्योर में दैट इज प्रिपेयर्ड नेचुरली, नेचुरल चीज़ों से जब आप प्रिपेयर करते हो तो दैट इज नोन एज मैन्योर. मैन्योर के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉम्पोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. ये कॉम्पोस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है, पिट इज डग, और उसमें जितना भी प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डाल दिया जाता है और उस पिट को कवर कर दिया जाता है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, उसका बायोडिग्रेडेबल होता है ये सब, और उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन करेंगे. जब वो डिकम्पोजिशन करेंगे तो दैट वुड बी कन्वर्टेड टू मैन्योर. इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को और फास्ट बनाने के लिए अर्थवर्म को यूज करा जाता है. अर्थवर्म भी अगर उस पिट में डाल दिए जाए, कंपोस्ट पिट में, तो ये जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है कंपोस्ट बनने का, वो बहुत फास्ट हो जाता है. और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट. वर्मी VERMI है, वर्म्स की स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है, बट इस स्पेलिंग में आता है V पहले, याद रखना. तो वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स. नेक्स्ट इज ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर बड़ा इंटरेस्टिंग है. जब आपको प्लांट्स ग्रो करने हैं उससे थोड़े दिन पहले क्या किया जाता है, गुआर, सनहैम, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको उस फील्ड में ग्रो कर दिया जाता है. गुआर, सनहैम, ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, और जब ये ग्रो करते हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कलेक्ट हो जाता है. अब क्या करेंगे, जब ये थोड़ा सा ग्रो हो गए उसके बाद हम हमारे फील्ड को प्लो कर देंगे, और इन सारे जितने भी प्लांट्स हमने जो ग्रो करे थे ग्रीन मैन्योर बनाने के लिए, उनको सॉइल के अंदर ही मिक्स कर देंगे. तो प्लो जब करेंगे ट्रैक्टर से या आप बफेलोज को यूज़ करके, जब
ये आप ऑक्स को यूज़ करके जब प्लोइंग करेंगे तो प्लो करके ये प्लांट्स को हम सॉइल में मिक्स कर देंगे। अब जब ये सॉइल में मिक्स हो गए तो सॉइल में इनके साथ में क्या मिक्स हो जाएगा, दैट विल मेक द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा, दैट वुड बी देयर इन द सॉइल एंड दैट वुड बी टेकन अप बाय आवर प्लांट्स। जो हम क्रॉप ग्रो करेंगे अब उन्हें बहुत अच्छे से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्वार, सनहैम, इन प्लांट ने ऑलरेडी नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से उधर कलेक्ट कर दिया। ओके, सो दैट इज नोन एज ग्रीन मैन्योर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए कि ग्रीन मैन्योर क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। नेक्स्ट कम्स फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स यूजुअली एनपीके फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। एनपीके स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपको पता है तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स को बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और इनको प्रोवाइड करने के लिए जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करेंगे उन्हें कहते हैं एनपीके फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है कि वो एक स्पेशल न्यूट्रिएंट को इंक्रीज कर देते हैं सॉइल में। ठीक है, तो अगर हमको हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए और हमारे सॉइल में नाइट्रोजन कम है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द फर्टिलाइजर्स एंड ये फर्टिलाइजर्स इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देंगे। जबकि मैन्योर ऐसा नहीं कर सकते। मैन्योर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को इंक्रीज नहीं करते सॉइल में, वो बस इन जनरल प्लांट सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को एडअप कर देंगे। बट एक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बढ़ाना है तो दैट कैन बी डन बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मैन्योर क्या होता है आपको पता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जो हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी चीज़ हमें मिलती है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो मैन्योर का सोर्स क्या है, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल वेस्ट, ये सब कुछ यूज़ किया जाता है मैन्योर बनाने। तो मैन्योर का सोर्स क्या है, डेड प्लांट्स है, एनिमल वेस्ट है, दैट इज ऑल ऑर्गेनिक, क्योंकि हमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है। तो मैन्योर बनाने के लिए हम इन ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे। बट फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाएंगे, ये इनऑर्गेनिक चीज़ों से बनाए जाएंगे, दैट वुड बी प्रिपेयर्ड इन द बाय यूजिंग सम केमिकल्स इन द फैक्ट्रीज। केमिकल्स यूज करके फैक्ट्रीज में बनाएंगे। नेक्स्ट इज मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट कंटेंट कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का नहीं होगा, बट सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की उसको भी इंप्रूव कर देता है, क्योंकि दैट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। इसके अंदर ह्यूमस होता है, इसके अंदर बल्क होता है, तो इसलिए ये जो हमारा सॉइल है उसकी पानी को पकड़ने की जो क्षमता है, दैट इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दैट कुड बी इंक्रीज बाय द मैन्योर। बट जो ये फर्टिलाइजर्स हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स बड़े ज़्यादा होंगे। आई टोल्ड यू एनपीके, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, अगर हमको ये तीन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली हमारे सॉइल में इंक्रीज करने हैं, सो वी कैन गो फॉर फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबिलिटी। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और इसलिए हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर्स अगर आपने डाले हैं दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और अगर आपने इरिगेशन ज़्यादा कर दिया, प्लांट्स को ज़्यादा पानी दे दिया, तो वो वाटर के साथ वॉश ऑफ भी हो जाएगा, वो न्यूट्रिएंट्स सारे वॉश ऑफ होकर वाटर बॉडीज में चले जाएंगे, नियर बाय वाटर बॉडीज में वो फर्टिलाइजर्स पहुंच जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने इरिगेशन ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा पानी दे दिया अपने पेड़ों को, तो वो जितना भी फर्टिलाइजर्स है वो वॉश ऑफ भी हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को तो मिलेगा ही नहीं, वाटर सॉल्युबल है, हाईली वाटर सॉल्युबल है, तो प्लांट्स को मिलेगा नहीं पूरा का पूरा सॉइल। जहाँ पर भी वो पानी जा रहा है, अगर वो अंडरग्राउंड जा रहा है तो वो फर्टिलाइजर्स भी अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, अगर वो पानी किसी नियर बाय वाटर बॉडी में जा रहा है तो उसमें चले जाएंगे, तो उनका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए जब भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इरिगेशन ऑप्टिमम होना चाहिए, पानी प्लांट्स को बहुत अच्छे से मिलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ में ही तो प्लांट्स इसको ऑब्जॉर्व करेंगे, तो जब प्लांट्स पानी को ऑब्जॉर्व करेंगे उसके साथ में फर्टिलाइजर्स भी ऑब्जॉर्व हो जाएंगे। बट ओवर इरिगेशन भी नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, तो प्रॉपर क्वांटिटी में पानी देना होता है प्लांट्स को व्हेन फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। मैन्योर जो होता है दैट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, और इसलिए प्लांट्स इसको धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अगर आप मैन्योर प्लांट्स के लिए यूज कर रहे हो तो आपको ओवरनाइट बहुत ज्यादा एकदम से ग्रोथ दिख जाएगी, ऐसा नहीं है। बट आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो आपको इमीडिएटली प्लांट में एकदम से ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं, आपको दिखाई देगा, विजिबल इफेक्ट दिखाई देगा कि 15 दिन पहले आपने फर्टिलाइजर यूज करा तो एकदम से प्लांट्स की हाइट बढ़ गई, एकदम से उनकी ग्रोथ हो गई। ओके, तो क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉल्युबल होते हैं तो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, बट मैन्योर बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होगा, धीरे धीरे प्लांट उसको अब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो, मैन्योर यूज करने के आपको बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो नहीं मिलेंगे कि आपने इमीडिएटली प्लांट डाला और आपको इमीडिएटली प्लांट एकदम बहुत ज्यादा ग्रो करता हुआ दिख रहा है, पर उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है आपका सॉइल की फर्टिलिटी खराब नहीं होगी। जबकि जब आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लग जाती है, सॉइल को धीरे धीरे ये फर्टिलिटी कम होने लग जाती है। फर्टिलिटी कम होने का एक रीजन होता है दैट फर्टिलाइजर्स हार्म द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। आपके सॉइल के अंदर जो नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन वो मर जाते हैं इन फर्टिलाइजर्स की वजह से, इन केमिकल्स की वजह से, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होती जाती है। और अगर आप मेन्योर यूज कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा उसका बहुत ज्यादा, इमीडिएटली प्लांट्स में ग्रोथ में बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव भी होगी, आपके सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब नहीं होगी मैन्योर यूज करने पर।
ठीक है। और इसके साथ एक फ़ायदा और है, आपका फार्म वेस्ट भी रिसाइकल हो गया। आपने गेहूँ बनाए थे, गेहूँ तो ले लिए और जो भी बचा हुआ कचरा है उससे आपने मैन्योर बना दिया, तो आपका फार्म वेस्ट भी रिसाइकल हो गया और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। ओके, बट नुकसान क्या है, इसको टाइम लगता है, मैन्योर को ऐड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स नॉट वेरी क्विक, क्योंकि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसमें बहुत एक्सेस में हो ऐसा नहीं है। ओके, अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मैन्योर इज एसोसिएटेड विद नो कॉस्ट और लो कॉस्ट फार्मिंग। हमने बताया था कि अगर आपको खर्चा कम करना है तो भी मैन्योर एक अच्छी चीज़ है, आपने घर में ही अपने बना लिया, खेत में या एक कॉर्नर में आपने कंपोस्ट बना लिया और उसको यूज़ कर लिया, तो कॉस्ट भी कम हो जाता है। बट अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करो तो दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद हाई कॉस्ट, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज में बन रहे हैं तो आपको बाजार से परचेज करना पड़ेगा, सो कॉस्ट वुड बी हायर इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ आई विल जस्ट शिफ्ट टू साइड एंड आई जस्ट इरेज दैट ऑल. I'll just shift to side so that you can take a screenshot of these differences if you want. So I hope you have taken the screenshot. Next is about organic farming. Organic farming क्या होता है, आजकल बड़ा पॉपुलर आ रहा है ना, आप मार्केट में जाओगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपको सब्जियां मिलेंगी एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, थोड़ी महंगी मिलेंगी आपको, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। इतना सुनते हैं हम कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो व्हाट इज दैट? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग जिसमें हम कोई भी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ नहीं कर रहे। हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे दैट वुड बी नेचुरल, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जब हम यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट के अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी ये केमिकल्स पहुंच रहे हैं, हमें नुकसान करते हैं। सो इस सब से बचने के लिए व्हाट कुड बी डू इज फॉर गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स आर देयर, केमिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे और हम फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सब केमिकल्स हैं। फिर हम यूज़ क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए वही हम अपने फार्म वेस्ट को यूज़ करेंगे और उससे मैन्योर बनाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा फर्टिलाइजर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर कहलाता है, वो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है दैट इज ऑल्सो वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स और बहुत अच्छे से, क्योंकि एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करता है और ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर हम उसको अपने सॉइल में ही मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, उसको इंक्रीज कर देगा हमारे सॉइल में। तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज़ करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर। देन वी यूज बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स के लिए क्या, हम इंसेक्ट्स को, पेस्ट का मतलब होता है यूजुअली पेस्ट में आते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, तो दैट ऑल कम अंडर पेस्ट। पेस्ट का एक्चुअल वर्ड मीनिंग होता है एनीथिंग दैट कैन डैमेज योर क्रॉप्स। तो आपके क्रॉप्स को जो भी चीज़ डैमेज कर रही हो, चाहे वो आपको ह्यूमन बींग ही क्यों नहीं हो, तब भी वो एक पेस्ट कहलाएगा। ओके, तो अगर कोई भी चीज़ आपके क्रॉप्स को डैमेज करती है दैट इज नोन एज पेस्ट। पर हम वर्ड पेस्ट यूजुअली इंसेक्ट्स के लिए या फिर बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो जब हम बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कीड़े मारने वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। आपको पता भी होगा, मम्मी घर में भी यूज़ करती होगी नीम लीव्स। तो अगर हमको गेहूँ को स्टोर करना है तो उसके साथ में नीम लीव्स डाल दी जाती हैं ताकि वो डैमेज ना हो। तो इस तरह से बायो पेस्टिसाइड की तरह भी हम नीम लीव्स को यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक को यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक मीन्स हल्दी, तो हल्दी की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जब आपको चोट लग जाती है तभी मम्मी आपको हल्दी वाला दूध देती है, बिकॉज टर्मरिक हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो वो इंसेक्ट्स को किल करने का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए हमारे प्लांट्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डैमेज कर सकते हैं, उससे बचने के लिए भी हम नीम लीव्स और टर्मरिक को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक काम कर सकते हैं, दैट इज क्रॉप पैटर्न यूज़ करेंगे। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन सब क्रॉपिंग पैटर्न्स को भी यूज़ कर सकते हैं, दैट विल ऑल कम अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या आएगा, हम केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ नहीं करेंगे, हर्बिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे, वीडिसाइड्स भी यूज़ नहीं करेंगे। वीड्स को रिमूव करने के लिए भी कुछ केमिकल्स आते हैं, वीडिसाइड्स कहलाते हैं, वो सब यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप पैटर्न यूज़ करेंगे, ताकि हमारे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो तो करें पर उसमें कोई भी केमिकल्स ना हो, ताकि हम उनको जब खाएंगे तो हमारे को बॉडी में हमारे कुछ भी केमिकल्स ना पहुंचे। ओके, सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू। ओके, क्रॉप पैटर्न्स के बारे में हम आगे इसी चैप्टर में और पढ़ेंगे। बट लेट्स फर्स्ट सी कि हमने देखा था कि हमारे क्रॉप्स को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हमने उनको फर्टिलाइजर दे दिया या मैन्योर दे दिया, अब न्यूट्रिएंट्स तो हमने प्रोवाइड कर दिया है ना, खाना तो मिल गया प्लांट्स को। अब खाने के साथ साथ में पानी भी ज़रूरी है, तो खाने के बाद पानी पीना चाहिए। तो इसलिए हम बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर टू द प्लांट्स। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, वी विल सी टू दैट। अलग अलग मेथड्स डिपेंड करेंगे कि आप कितना खर्चा कर सकते हो, कितना फार्म आपका दूर है वाटर रिजर्वायर से, दैट विल डिसाइड कि आपको किस टाइप का इरिगेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज ट्यूबवेल्स या डगवेल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज वेल्स।
वेल में क्या करते हैं, हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड, अलग अलग स्ट्रेटा, मतलब अलग अलग लेवल्स में। स्ट्रेटा वर्ड का मतलब होता है द लेवल बिलो द ग्राउंड। तो अलग अलग लेयर्स होती हैं सॉइल की। अब कितना डीप है पानी उस पर डिपेंड करेगा कि हम डगवेल यूज कर रहे हैं या ट्यूबवेल यूज कर रहे हैं। सेकंड थिंग, कॉस्ट पे भी डिपेंड करेगा कि ट्यूबवेल जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा हमें, तो हमें थोड़ा ट्यूबवेल यूज करना है या फिर डगवेल। डगवेल में क्या किया था, आपने देखा होगा इस तरह के डगवेल गाँव में बहुत कॉमन होते हैं। कुआं होता है जिसमें बाल्टी पास में रखी होती है, एंड विद दैट बकेट यू कैन ड्रॉ द वाटर, तो दैट इज नोन एज डगवेल। ओके, जिसको हम हिंदी में कुआं बोलते हैं। सेकेंड इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में क्या करा जाता है कि बहुत डीप पहले एक पिट डग किया जाता है मशीन्स की हेल्प से, और जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर के लेवल तक जब आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पर पंप्स लगा दिए जाते हैं, मोटर लगा दी जाती है। अब आप जैसे ही मोटर के ऑन करोगे तो पानी ट्यूब के थ्रू होता हुआ आपके पास आ जाएगा। दैट इज नोन एज ट्यूबवेल, जिसमें पानी को लिफ्ट करने के लिए आप पंप यूज करते हो, है ना। घर में भी आप मोटर यूज करते हो पानी को खींचने के लिए, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर, जहाँ अंडरग्राउंड वाटर को ट्यूब्स के थ्रू लाया जाता है। ओके, तो दैट इज सिमिलर टू समवट सिमिलर टू बोरिंग। बोरिंग का पानी जब हम घर में यूज करते हैं, दैट इज सिमिलर टू दैट। नेक्स्ट इज कैनाल्स। कैनाल्स में क्या किया था, कैनाल को हिंदी में आप बोलते हो नहर। तो नहर, अगर अगर आसपास कोई आपका वाटर बॉडी है तो आप इस मेथड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज डन इज, कोई भी आसपास में वाटर बॉडीज है तो उससे चैनल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर से एक रिवर फ्लो हो रही है या एक कोई वाटर बॉडी है, एक पॉन्ड है, लेक है, तो आपने क्या किया, वहां से एक चैनल्स क्रिएट कर दिए। सो विद दीज चैनल्स द वाटर विल बी ड्रॉन टू योर फार्म्स। यहाँ पर आपका खेत है, आपने रास्ता बना दिया इस पानी के लिए, और ये पानी आपके खेतों तक आ जाएगा, एंड योर फार्म्स विल गेट द वाटर। ओके, तो इस सिस्टम को बोलते हैं कैनाल्स बनाना। ओके, तो कैनाल्स में क्या करते हैं, वाटर इज रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम द रिजर्वायर ऑफ वाटर। वाटर रिजर्वायर कुछ भी है, इट कुड बी अ रिवर, इट कुड बी अ पॉन्ड, लेक, समथिंग। तो वहां से आप इरिगेट करने को, फार्म्स को इरिगेट करने के लिए आप चैनल्स बना देते हो, ताकि उसके लिए कैनाल्स बना दोगे, उसके लिए रास्ता बना दोगे, ताकि पानी यहाँ से बहकर आपके फार्म्स तक आ जाए। ओके, दैट इज द सिस्टम ऑफ कैनाल्स एंड दैट इज वेरी पॉपुलर, दैट इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन ऑफ फील्ड्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। नेक्स्ट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम। लिफ्ट करने को मतलब क्या होता है, उसको पुल करना, उसको खींचना। तो अगर कहीं से भी रिवर बह रही है और अगर आप उस वाटर को पुल कर रहे हो अपने फार्म्स की तरफ, पंप लगा दिए जाते हैं और वाटर को पंप के थ्रू भेजा जाता है आपके फार्म्स में, तो दैट इज नोन एज रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो वाटर इज डायरेक्टली मेनली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स, एंड जहाँ पर भी आसपास एरियाज में रिवर है वहाँ पर वो पानी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज करना। ओके, तो रिवर लिफ्ट में यही होता है कि रिवर में से पानी को लिफ्ट करा जा रहा है, मतलब पंप्स के थ्रू उसको ड्रॉ करा जा रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स, एंड इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ इरिगेशन, क्योंकि अच्छे से आपकी फील्ड्स को प्रोवाइड हो जाएगा पानी। ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन इज टैंक्स। टैंक्स क्या है, इट इज आर्टिफिशियल रिजर्वायर ऑफ एनी साइज। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आप क्या कर रहे हो, जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा कर रहे हो। तो कैचमेंट एरिया मतलब पानी जहाँ से भी बहकर आ रहा है, तो पानी अलग अलग जगह से बहकर आ रहा है, आपने क्या करा है, एक लो लाइंग एरिया या कहीं पर भी एक पिट डग कर दिया, सारे गांव वालों ने मिलकर एक विलेज के एक जगह पिट डग कर दिया। तो क्या होगा, जितना भी बारिश का पानी है वो सारा अलग अलग जगह से आके, अलग अलग कैचमेंट एरिया होते हैं। कैचमेंट एरिया आप एसएसटी में भी पढ़ते हो कि अलग अलग एरियाज जहाँ से पानी इस पिट के अंदर आ जाएगा, तो वहां से सबसे पानी आके इसमें इकट्ठा हो जाएगा, एंड देन यू कैन यूज दिस वाटर फॉर इरिगेशन। वंस द रेनी सीजन इज गॉन, स्टिल यू विल बी हैविंग द वाटर। रेनी सीजन के टाइम पर तो आप डायरेक्टली रेन का वाटर आपके प्लांट्स को मिल जाएगा, बट ये जो पानी इसमें स्टोर हो जाएगा, दैट कुड बी यूज्ड आफ्टर द रेन इज ओवर, देन आल्सो यू कैन यूज दिस वाटर। तो ये है टैंक्स, जिसमें आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स होते हैं, हमने बनाए हैं रिजर्वायर, और ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और यू कैन यूज प्लेस अ टैंक ऑल्सो। अगर आपने टैंक प्लेस कर दिया और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन टैंक्स। ओके, तो बस हम रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही एक तरीका है, और उसको कलेक्ट करके हम यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉप पैटर्न्स। क्रॉप्स को ग्रो करने का एक तरीका हो सकता है, आपने पूरा फार्म लिया और उसमें एक ही क्रॉप को ग्रो कर दिया, तो दैट इज सिंपल, यू कैन डू दैट वे। बट अलग अलग क्रॉप्स पैटर्न्स में यूज करे जा सकते हैं, जिनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। सो वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स। फर्स्ट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है आप दो या दो से ज्यादा टाइप के क्रॉप्स साइमल्टेनियसली आपकी फील्ड में ग्रो कर रहे हो। अब इस टाइम पे जो आप क्रॉप सिलेक्ट करते हो, दैट यू सिलेक्ट इन सच अ वे कि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। मान लो एक को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए तो दूसरे को फॉस्फोरस चाहिए, इस तरह का प्लांट्स सिलेक्ट करते हो। सो व्हाट यू कैन यूज इज व्हीट एंड ग्राम। अब जो ग्राम है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट होता है ग्राम, तो इट विल फिक्स द नाइट्रोजन एंड व्हीट विल गेट दैट नाइट्रोजन फ्रॉम दैट। तो क्या होगा, दोनों प्लांट्स की नीड्स पूरी हो गई। ओके, तो डिफरेंट plants are selected in such a way that their nutrient requirement is different, और आप इनको क्या करते हो, बस मिक्स करके और आप उनको ग्रो कर देते हो। एक कोई पैटर्न नहीं बनाओगे। मिक्स क्रॉपिंग में क्या हुआ, आपने ग्राम के सीड्स लिए, व्हीट के सीड्स लिए, सबको मिक्स कर दिया, और जब आप उसको ग्रो करने के लिए थ्रो कर रहे थे आपके फील्ड में, तो बस आपने ऐसे डाल दिया,
कोई पर्टिकुलर रोज नहीं बनाए, कोई पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट नहीं करे, ऐसे ही बस पेड़ों को ग्रो कर दिया अपने फील्ड में, तो दैट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर कभी एक टाइप का क्रॉप फेल हो जाए तो भी एक क्रॉप आपके पास रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीट में कोई बीमारी लग जाए और आपका वीट डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी आपके पास ग्राम रहेगा अभी भी बेचने के लिए। ओके, तो फार्मर्स को ये बेनिफिट रहेगा इसमें कि अभी भी उनके पास कुछ है इंश्योरेंस, है ना। उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि पूरी फसल खराब हो गई एंड नाउ दे आर विद नथिंग विद देम। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, कि अगर एक फसल कुछ भी खराब भी हो जाती है तब भी स्टिल सेकेंड क्रॉप इज देयर। ओके, एंड प्लांट्स इस तरह से सिलेक्ट करते हो आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, तो आपके जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है और वो भी डैमेज नहीं होता। ओके, सेकेंड ऑप्शन कुड बी वीट एंड मस्टर्ड। वीट और मस्टर्ड को ग्रो करा जा सकता है। थर्ड इज ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर और ग्राउंडनट को एक साथ ग्रो करा जाता है, इनकी भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। So any of these options could be used, and that will all help the farmers to grow two different kinds of crops having different requirements, and so they would be very easily able to grow very well. Okay, remember these examples, these are all given in your NCERT book as well. So mixed cropping में हम या तो wheat and gram को use करेंगे, wheat and mustard को use करते हैं, या फिर groundnut and sunflower को। इसका benefit क्या होता है, क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ताकि जब हमारी क्रॉप्स अगर कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप डैमेज भी हो जाए तो दूसरा क्रॉप हमारे पास स्टिल रहे, सो दैट सम इनकम वुड बी देयर विद द फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स बिल्कुल परेशान ना हो, ताकि उनको कुछ भी अर्निंग नहीं रह गई, ऐसा ना हो उनके लिए। सो फॉर दैट पर्पज दिस मिक्स क्रॉपिंग इज रियली गुड। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का नाम से ही पता चलता है दैट देयर इज फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स। इंटरक्रॉपिंग मीन्स आप प्रॉपर रोज बना देते हो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। दैट्स यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, इन दिस इमेज ऑल्सो। तो हमने अलग अलग रोज में प्लांट्स को ग्रो कर रखा है। नाउ दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स इज डिफरेंट। हम इस तरह के क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, ताकि वो एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को ना लें। सेकेंड, दैट वॉज वी वर डूइंग फॉर मिक्स क्रॉपिंग ऑल्सो। अब एक एडिड बेनिफिट जो इंटरक्रॉपिंग का है दैट वॉज नॉट देयर इन मिक्स फार्मिंग वॉज डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज के स्प्रेड को रोकने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई डिजीज है जो कि कैबेज में हुई है। ओके, अब कैबेज की एक डिजीज है, यहाँ वाले कैबेज के प्लांट्स में एक डिजीज हुई थी। अब अगर सारे कैबेज के प्लांट्स पास पास में होते तो ये डिजीज इस प्लांट से इजीली नेक्स्ट वाले प्लांट में आ जाती। बट कुछ प्लांट डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि कैबेज को अफेक्ट करेंगी पर कॉलीफ्लावर को अफेक्ट नहीं करेंगी, लोबिया को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या होगा, अब ये डिजीज यहाँ से यहाँ पर स्प्रेड नहीं हो पाएगी, तो डिजीज विल नॉट कम हियर। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाला रो तो खराब हो जाएगा कैबेज का बिकॉज ऑफ दैट डिजीज, बट दैट डिजीज वुड नॉट बी स्प्रेड टू द अदर कैबेज, और हमारे बाकी के सारे कैबेज प्लांट्स सेव हो जाएंगे। So that would be very beneficial for the plants for stopping the diseases to some area of the crops only. अगर ये disease इधर के cabbage में हो रही है तो that would not be spread to the entire field, क्योंकि बीच में जो दूसरे crops हैं वो उस disease को नहीं फैलने देंगे। Okay, some disease specific for example you know that some disease specific in cats, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि dogs में होती हैं, कुछ human beings में होती हैं, they are specific। तो अगर बीच में अलग प्लांट्स की रो हो जाती हैं तो वो क्या होता है, वो डिजीजेस आगे नहीं बढ़ पाती बिकॉज दैट पर्टिकुलर डिजीजेस ऑफ कैबेज होगी। अब वो लोबिया में नहीं होगी, कॉलीफ्लावर में नहीं होगी, बीच में ये आ गए तो वो डिजीज आगे कैबेज फील्ड में भी नहीं पहुंचेगी। Okay, so this is very beneficial for preventing the pest or the virus, microorganisms, bacterial diseases to spread from one plant to another. Okay, और इसकी वजह से हमें better returns मिल सकते हैं, मतलब हमें crop field में ज़्यादा like we will get better production of that crop. जो प्लांट्स इसमें यूज करे जाते हैं वही अगेन द सेम टाइम दैट वुड बी हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। द कॉमन एग्जांपल्स आर सोयाबीन एंड मेज। सोयाबीन और मेज को साथ में ग्रो करा जाता है। देन बाजरा एंड लोबिया आर ग्रोन। लोबिया यू मस्ट बी अवेयर, तो लोबिया लाइक दैट्स आल्सो नोन एज काउपी। मम्मी को पूछना घर पे लोबिया होगा, यू कैन सी दैट। तो बाजरा और लोबिया ग्रो करा जाता है, या सोयाबीन एंड मेज आर यूज फॉर इंटरक्रॉपिंग। ओके, तो इन प्लांट्स को यूज करा जाता है इंटरक्रॉपिंग के लिए, एंड दैट वुड बी गुड because that would help to stop the spread of diseases from one plants to another. Okay, और ये benefit तो है ही सही कि न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट। सो हमारे प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वो एक दूसरे को वो भी परेशान नहीं होंगे कि एक नाइट्रोजन ले रहा है तो दूसरा फॉस्फोरस ले रहा है, तो सारा न्यूट्रिएंट भी यूज अप हो रहा है, वेस्ट भी नहीं जा रहा, और कॉम्पिटिशन भी उस न्यूट्रिशन के लिए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक टाइप का अगर आप प्लांट्स ग्रो करते रहोगे बार बार तो क्या होगा, एक ही टाइप का वो न्यूट्रिएंट ले रहा है। और सपोज आपने जो फर्स्ट क्रॉप ग्रो करा वो नाइट्रोजन यूज करता था, आपने सेकंड क्रॉप भी ऐसे ही ग्रो कर दिया जो नाइट्रोजन यूज कर रहा है, तो क्या होगा, सॉइल में से नाइट्रोजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फॉस्फोरस तो बचा रह गया, पोटेशियम बचा रह गया।
तो हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। पहले हमने एक टाइप का क्रॉप ग्रो करा, वो मान लो नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करता था। सेकंड क्रॉप जो हम यूज़ करेंगे, हमने फर्स्ट राबी क्रॉप ग्रो करा, फिर उसके बाद जब हम खारिफ क्रॉप ग्रो करेंगे तो हम इस टाइप का क्रॉप सेलेक्ट करेंगे दैट वुड बी यूजिंग मोर फॉस्फोरस। तो ये एक पर्टिकुलर डिसाइडेड पैटर्न में, एक सीक्वेंस में जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एक के बाद एक, तो दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। एंड इट्स वेरी गुड टू मेंटेन द सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसको इंक्रीज करने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा होता है। ओके, तो हम इस प्लांट्स को इससे सिलेक्ट करते हैं दैट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही प्लांट्स को हम ग्रो कर रहे हैं कि एक के बाद एक हमें पता है कि ये प्लांट ग्रो किया है तो अब नेक्स्ट हमें इस टाइप का प्लांट को ग्रो करना है। ओके, तो दैट पैटर्न इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में हमने 3 देख लिए। फर्स्ट वाज मिक्स्ड क्रॉपिंग, बस मिक्स करा और ऐसे ही डाल दिया। फायदा क्या हुआ, डिजीजेस अगर हुई तो एक क्रॉप डैमेज हो गया पर दूसरे टाइप का क्रॉप बच गया। ओके, व्हीट एंड सोयाबीन अगर हमने डाला था तो व्हीट अगर डैमेज भी हो गया तो अभी भी हमारे पास सोयाबीन बच गया है, तो दैट इज गुड। सेकेंड वॉज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में और डबल फायदा। इंटरक्रॉपिंग में फायदा क्या हुआ कि एक टाइप का क्रॉप भी पूरा खराब नहीं हुआ। डिजीज किसी एक टाइप के क्रॉप में हुई तो वो उसी टाइप के क्रॉप में भी आगे स्प्रेड नहीं हुई, क्योंकि बीच में रोज दूसरे टाइप के क्रॉप्स की आ गई जिसने डिजीज को स्प्रेड होने से रोक लिया। और न्यूट्रिएंट सॉइल में तो अलग अलग लेंगे ही सही, इसी टाइप के हमने क्रॉप सेलेक्ट करें तो वो तो फायदा है ही सही, मिक्स क्रॉपिंग में भी और इंटरक्रॉपिंग में भी। ठीक है, एंड लास्ट वॉज क्रॉप रोटेशन, जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को पूरा मेंटेन रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स जिसके थ्रू हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। मतलब हमने क्या कर लिया अभी तक, अच्छे सीड्स ग्रो करने के लिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज बनाने के लिए सारी कोशिशें कर ली, हाइब्रिडाइजेशन करा, जीन मॉडिफिकेशन करा, हमारी जो सीड्स थी उनको क्वालिटी को इम्प्रूव करा। उसके बाद अब हमने उनको ग्रो कर दिया, बो दिया उन्हें। अब बोने के बाद हमने उनको अच्छे से खाना दे दिया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए, अच्छे से पानी दे दिया, इरिगेशन कर दिया, और पैटर्न भी अच्छे से फॉलो करा क्रॉप्स का ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इतना सब करने के बाद भी हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है ना। अच्छे से खाना पीना तो दे दिया पर बीमारियां तो अभी भी हो सकती हैं, हमारे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे, तो फिर हमारी जितनी भी मेहनत अभी तक करी है वो सब खराब हो जाएगी। हमने फर्टिलाइजर्स खरीदे बाजार से और खर्चा करा, अच्छे अच्छे ग्रेन्स खरीदे उसके लिए खर्चा करा, पर अगर क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं करा तो हमारा ये सारा खर्चा हो जाएगा वेस्ट। क्योंकि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको फॉर एग्जाम्पल चूहे आ गए, रोडेंट्स आ गए, दैट वुड ईट अप योर ग्रेन्स, तो उनसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उसमें फंगस लग सकता है, उससे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी असेंशियल, तभी हमारे क्रॉप्स का अच्छे से हमको फायदा हो पाएगा। ओके, सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, हमें किस किस से प्रोटेक्ट करना है हमारे क्रॉप्स को। एक तो वीड्स है ना। वीड्स जो है वो क्या होते हैं, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द प्लांट्स। हमने कोई भी प्लांट ग्रो करा उसके साथ कुछ वीड्स भी ग्रो हो जाते हैं, आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ दोस। तो वो सब कुछ हमारे प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, उन्हें रोकना है। और इंसेक्ट से बचाना है हमारे प्लांट्स को, है ना। कई बार आपने देखा होगा टिड्डियों का हमला हो गया, है ना, एंड दैट ईट्स अप द होल क्रॉप्स, तो उन सब से बचाना है हमें। बर्ड्स से बचाना है, बिकॉज ये बर्ड्स, स्कैरक्रो आपने देखा होगा फार्म्स में रहता है, बर्ड्स हैं वो सोचेंगे कोई ह्यूमन बीइंग है वहाँ पर, उनको क्रॉप्स को खाने के लिए नहीं आएंगी, तो उन सब से बचाना है। डिजीजेस से बचाना है ना, नहीं तो हमारा सारा क्रॉप हो जाएगा डैमेज। इतनी मेहनत से हमने क्रॉप्स को ग्रो करा, खाना पीना सब कुछ अच्छा दिया, बट फिर भी हमारे क्रॉप सारे डैमेज ना हो, उसके लिए क्या जरूरी है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हमको अपने क्रॉप्स को सबसे पहले किससे बचाना है, वी हैव टू सेव आवर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स दैट कैन ग्रो अलॉन्ग विद आवर मेन क्रॉप। मेन क्रॉप हमने ग्रो करा था, उसके साथ में कुछ प्लांट्स ऐसे ही ग्रो कर जाते हैं। अब उनसे नुकसान क्या है, हो जाने दो उनको भी ग्रो, है ना, पर वो ग्रो होंगे तो हमारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को भी तो लेंगे, उनका खाना पानी जो हमने अपने प्लांट्स के लिए दिया है दैट वुड बी यूज्ड बाय दोज प्लांट्स आल्सो, और उन्हें स्पेस भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा हमारे प्लांट्स को, तो इसलिए इन वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। वीड्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट इज xanthium, दैट इज नोन एज गोखरू। फर्स्ट प्लांट जो है दैट इज xanthium, also known as गोखरू। सेकेंड इज पार्थेनियम, दैट इज नोन एज गाजर घास। ओके, गाजर घास इज पार्थेनियम। एंड नेक्स्ट इज साइपेरिनस रोडेंटस, जिसको मोठ भी कहते हैं। ओके, तो साइपेरिनस रोडेंटस, पार्थेनियम, xanthium, ये सारे हमारे वीड्स हैं जो हमारे प्लांट्स को कर सकते हैं डैमेज। तो अब क्या करना है, इन वीड्स को रिमूव करना है। वीड्स को रिमूव करने के ना 2 तरीके होते हैं। वन कुड बी मैकेनिकल रिमूवल, आपने देखा होगा खेतों में अगर कभी आसपास जाओ तो बच्चे, लेडीज या फार्मर्स वो मैनुअली हाथ से कुछ प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं, तो जो भी देखते हैं वो कि हाँ भाई ये वीड है तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो मैकेनिकल रिमूवल हो जाता है। सेकेंड इज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, जब हम सीड्स ग्रो करने वाले हैं उससे पहले सीड्स को, जो बेड है, सीड बेड मतलब हमारा जो खेत है
जो फार्म है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक तो प्लो करना पड़ेगा। ओके, प्लो करने से क्या होगा, जो भी वीड्स हैं वो अपरूटेड हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, हमारे सॉइल को भी प्रॉपर एयर मिलेगा, वो भी फायदा होगा। उसके अलावा समर प्लोइंग भी करी जाती है। समर प्लोइंग मतलब समर जो क्या होता है, समर सीजन में बहुत तेज धूप पड़ती है, उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, खेत को ऐसे छोड़ना पड़ता है। अब जब खेत ऐसे ही है, इट्स नॉट हैविंग एनी ऑफ द प्लांटेशन इन दैट, आपने उसमें कोई क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर रखा, उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, उसको प्लो करके छोड़ दो। प्लो करने से क्या होगा, दैट सनलाइट की वजह से जितने भी उसमें इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसमें मर जाएंगे। तो उन सबको किल करने के लिए हम समर प्लोइंग कर सकते हैं, मतलब उसमें डीप प्लोइंग करा जाता है समर सीजन में। और उससे फायदा क्या होगा, जितने भी वीड हैं, पेस्ट हैं, वो सब किल हो जाएंगे, वो सब धूप से ही मर जाएंगे। आपको पता है धूप इट्स वेरी लाइक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं धूप में, तो जितने भी कीटाणु हैं उससे मर जाते हैं। तो इंसेक्ट, पेस्ट, वीड्स, वो सब कुछ उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। हम ऐसी वेराइटीज यूज करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी रेजिस्टेंट हो एंड पेस्ट वेस्ट हमारे प्लांट्स का कुछ बिगाड़ ही ना सके। ओके, तो आए अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। तो ऐसा ही ट्राई हम अपने प्लांट्स के लिए करेंगे कि हम ऐसे रेजिस्टेंट वेराइटीज बनाएं ताकि हमारे प्लांट्स डैमेज ही ना हो। नेक्स्ट इज टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स। अगर आपने टाइम पे क्रॉप्स को ग्रो नहीं करा तो वीड्स वहां पर ग्रो होने लग जाते हैं। तो इसलिए टाइम पे बिल्कुल जिस प्रॉपर सीजन के अकॉर्डिंग है, तो देर नहीं करनी है, आलस नहीं करना है, टाइमली अपने क्रॉप्स को ग्रो करना है और साथ में इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब भी फॉलो करना है ताकि ये कोई भी फैक्टर्स हमारे प्लांट्स को डैमेज ना कर पाए। ओके, सो दीज आर द मेथड्स फॉर वीड कंट्रोल एंड वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स जिसे हम ग्रो नहीं होने देंगे, हमारे प्लांट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देंगे इन वीड्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है दैट इज पेस्ट। अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू, पेस्ट का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन डैमेज योर क्रॉप्स। तो वो अगर कैटल भी किसी क्रॉप्स को आके खा जाती है तो दैट वुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज पेस्ट। बट बेसिकली हम जो बुक्स में पेस्ट पढ़ते हैं, वी यूजुअली रीड अबाउट इंसेक्ट्स जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं पेस्ट किस तरह से डैमेज करते हैं, है ना। अनदर 3 वेज है, बड़ा स्पेसिफिक सा है, तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो कि व्हाट आर द 3 वेज इन विच द पेस्ट अटैक द प्लांट्स। So let's see to the ways in which the pest can damage our crops. First is they cut the roots, stem and leaves. आपने कई बार देखा होगा लीव्स, अगर मम्मी पालक वगैरह लाती हैं तो लीव्स में कई बार छेद होते हैं। ओके, सो दैट दे कट द रूट्स, स्टेम या लीफ ऑफ द प्लांट्स। तो ये पेस्ट हमारे प्लांट्स की लीफ को खा जाएंगे, स्टेम को खा जाएंगे, रूट्स को खा जाएंगे, तो वो हमारे प्लांट्स को ऐसे डैमेज कर देंगे, अनहेल्दी हो जाएगा हमारा प्लांट। नेक्स्ट इज दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट में सेल्स के अंदर सैप होता है, सेल सैप वैक्यूल के अंदर होता है, हमने पढ़ा है। तो वो सब भी वो सक कर लेंगे, उसको वो सक कर लेंगे, तो हमारे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स। आपने देखा होगा कि फ्रूट्स कहीं आ रहे हैं तो उसके अंदर कीड़ा निकल रहा है ना, इफ यू आर ब्रिंगिंग बेर और मैंगो or guava, sometimes you might have seen that is having like a bore and जिसके थ्रू अंदर कीड़ा निकला, तो they can bore into the stem or the fruits and they can damage our crops. अब ऐसे कीड़े वाले जो हमारे फ्रूट्स होंगे तो उन्हें कोई परचेस भी नहीं करेगा, तो हमारे कॉस्ट जो होगी वो पूरी फसल खराब हो जाएगी, कोई परचेस नहीं करेगा उसको, तो हमें अच्छे से प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं इन पेस्ट से बचने के लिए, व्हाट वी कैन डू इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में आते हैं हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। व्हाट आर दीज? हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारेंगे, फंगिसाइड्स फंगस अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको मारेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच कैन किल दीज पेस्ट। नेक्स्ट इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम, ये केमिकल्स हमारे फूड में भी आएंगे, उस क्रॉप्स के अंदर एंटर करेंगे और फिर हमें भी नुकसान करेंगे। ओके, सो एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सब होते हैं पॉइजनस, दे आर वेरी पॉइजनस फॉर अस। ओके, तो दे हैव टू बी यूज इन प्रॉपर अमाउंट ओनली, बिकॉज उनका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी करेंगे एंड व्हेन कंज्यूम बाय अस दे विल बी हार्मिंग अस ऑल्सो। तो ये क्रॉप्स अब्जॉर्ब कर लेंगे इन्हें। हम क्रॉप्स अगर इसलिए बाजार से जब भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हो तो मम्मी कहती है उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली वॉश करके फिर ही खाना, क्योंकि अगर आपने वॉश नहीं करा तो उनके सरफेस पे ये सारे केमिकल्स हैं दैट यू आर गोइंग टू ईट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो तो ध्यान रखना दैट यू नीड टू वॉश इट वेरी थॉरोली, सो दैट उसमें से जितना भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो सब कुछ रिमूव हो जाए। ओके, पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो दैट पेस्टिसाइड्स मतलब आप इंसेक्ट्स को किल कर रहे हो, बैक्टीरिया को किल कर रहे हो, वायरस को किल कर रहे हो, फंगस को किल कर रहे हो, दैट विल ऑल बी इंक्लूडेड इन पेस्टिसाइड्स ओनली। ओके, पेस्टिसाइड्स के अंडर में ही आ जाएंगे इंसेक्टिसाइड्स भी, इंसेक्ट्स को स्पेशली मार रहे हो वो भी क्या है, पेस्टिसाइड ही है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द पेस्ट दैट कैन हार्म आवर क्रॉप्स एंड हाउ वी कैन मैनेज विद दोज पेस्ट।
नेक्स्ट इज प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीज मतलब बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारे जैसे ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं इस तरह से प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं। तो कुछ प्लांट डिजीजेस भी हो सकती है इनकी वजह से, लाइक बैक्टीरियाज, वायरस, पैथोजेंस, ये सब क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं। और ये कैसे स्प्रेड होता है ह्यूमन बींग्स में, कैसे स्प्रेड होता है, आपने झूठा पानी पी लिया उससे स्प्रेड हो जाएंगे, मतलब वाटर से स्प्रेड होंगे, है ना। कोई छींक रहा है पर्सन क्लास में तो दूसरे बच्चों को भी खांसी जुकाम ये हो जाता है, मतलब वो एयर से ट्रांसमिट होता है। और प्लांट्स के केस में तो सॉइल से भी ट्रांसमिट होगा। तो ये कैसे ट्रांसमिट होंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, थ्रू सॉइल, वाटर और एयर। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन स्प्रेड एंड देन दे कैन लीड टू प्लांट डिजीजेस। इस टाइप के अपने लीव्स देखी ही होंगी कि उसमें छेद छेद हो रहे हैं, दैट शोज कि हमारा बेचारा प्लांट बीमार है, दैट इज अफेक्टेड बाय द डिजीजेस। अब आता है हमारी ग्रेन्स को स्टोर करने का काम। ठीक है, हमने बहुत ही मेहनत करके इतनी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है, अच्छा खाना पीना भी दिया, अच्छे क्रॉप्स भी ग्रो करवाए हैं, हमने उनको ध्यान भी रखा है, वीड्स वगैरह भी रिमूव कर दिए, इंसेक्ट्स विंसेक्ट्स भी मार दिए, बट अब हमारे पास हमारा गेहूँ तैयार है ना। ऐसा आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि बारिश जल्दी हो गई, द ग्रेन्स वर देयर इन द फील्ड्स ओनली, और वो पूरा गीला हो गया और वो पूरा बह गया। तो दैट इज़ अ बिग डिजास्टर फॉर द फार्मर्स। इसकी इंपॉर्टेंस जो फार्मर्स ने उन क्रॉप्स को ग्रो करा है वही समझ सकते हैं, हाउ मच दे हैव सफर्ड the pain, suffering in the sunny season also, in the summers also, throughout the day they are working in their fields. तो इसलिए ग्रेन्स का स्टोरेज प्रॉपर होना, उनके लिए प्रॉपर एरिया होना स्टोर करने के लिए अपने ग्रेन्स को, दैट इज वेरी वेरी असेंशियल। ओके, तो वो ग्रेन्स का स्टोरेज प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ग्रेन्स का स्टोरेज प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ऑल द क्रॉप्स दैट हैव बीन ग्रोन बाय द फार्मर्स आफ्टर टेकिंग सो मच एफर्ट्स दैट वुड ऑल बी लॉस्ट। तो स्टोरेज करना बहुत ही ज़रूरी है प्रॉपरली, ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, दैट इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक, बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग। तो बायोटिक फैक्टर्स वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। हमने गेहूँ हार्वेस्ट कर लिया, अब हमारे गेहूँ रखे हुए हैं, उनको कौन कौन डैमेज कर सकता है, तो उसमें कीड़े लग सकते हैं, मतलब इंसेक्ट्स डैमेज कर सकते हैं, उन्हें रोडेंट्स डैमेज कर सकते हैं। रोडेंट्स मतलब गेहूँ रखा है आपने और आपके चूहे आके खा गए उसको, तो चूहे वो कहलाते हैं रोडेंट्स, रोडेंट्स एंड ऑल। सो दैट कैन लीड टू लॉस ऑफ आर ग्रेन्स। फंगस उसमें लग सकती हैं, माइट्स मीन्स दीमक, बैक्टीरिया, यू नो। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन डैमेज आर क्रॉप्स। तो ये सारे कहलाते हैं बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन डैमेज आर क्रॉप्स। दैट इंक्लूड्स insects, rodents, mites, bacteria, fungus, these all can damage our crops. नेक्स्ट आर एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब अगर प्रॉपर मॉइस्चर कंट्रोल नहीं किया आपने, आपके गेहूँ मान लो गीले रह गए, है ना, अगर उसके अंदर मॉइस्चर रह गया तो दैट वुड बी अफेक्टेड बाय दीज बायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स भी कंट्रोल रखना जरूरी है। जहाँ पर आप गेहूँ को स्टोर कर रहे हो, जहाँ पे आप कोई भी क्रॉप्स को स्टोर कर रहे हो, दैट एरिया शुड बी प्रॉपरली ड्राई। ड्राई अच्छे से होना चाहिए, उधर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे रूम में रख दिया, है ना, रेनी सीजन था, नाउ यू हैव केप्ट इन अ रूम, बट रूम में सीलन है, तो क्या होगा, वो क्रॉप्स को डैमेज कर देगी। तो प्रॉपर मॉइस्चर कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर रेगुलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन सो दैट द क्रॉप्स आर नॉट डैमेज। तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स भी एक्चुअली रिलेटेड होते हैं बायोटिक फैक्टर से। अगर मॉइस्चर रहेगा तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस उसमें जल्दी होगी, तो मॉइस्चर की वजह से बायोटिक कंपोनेंट्स भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उसमें। ओके, तो ये सारे अगर हुए तो क्या होगा, अगर ये सब हुआ तो हमारा जो वेट है क्रॉप्स का वो कम हो जाएगा, है ना। गेहूँ आधे तो खा गया चूहा, तो अब क्या बचा, बहुत कम हो गया। पुअर जर्मिनेबिलिटी, जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, है ना। जर्मिनेशन, गुड सीड्स आप बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हो कि गुड सीड्स कौन होते हैं, वो जो अच्छे से जर्मिनेट हो पाए, तो जर्मिनेट अच्छे से नहीं हो पाएंगे, उनका डिस्कलरेशन हो जाएगा, है ना। अगर आपने एप्पल बाजार से खरीद रहे हो तो सुंदर सुंदर अच्छे कलर एप्पल का होगा तो आप परचेस करोगे, बट इफ दे आर हैविंग लाइक डॉट डॉट्स, ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं उस पर, या कुछ गंदे गंदे हो रहे हैं, तो यू विल नॉट परचेज दैट। तो उसका डिस्कलरेशन हो सकता है, डिस्कलरेशन मतलब उसका कलर चेंजेस आ जाएंगे उसमें। देन पुअर मार्केटेबिलिटी भी रहेगी। पुअर मार्केटेबिलिटी मतलब आपसे कोई भी खरीदेगा नहीं उस क्रॉप्स को, मार्केट में आप उसको सेल करने चाहोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड रिटर्न फॉर दैट क्रॉप्स। तो दैट आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वुड बी कॉज्ड इफ द ग्रेन्स आर नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड। So it's very important for the farmers to store the grains properly. ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ना हो, बट फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू द फार्मर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ओनली। हम ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए साइलॉस भी यूज करते हैं। दीज आर नोन एज, ये स्पेलिंग इरेज हो गया है, आई विल जस्ट राइट इट डाउन। सो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए साइलॉज यूज करते हैं। साइलॉज मीन्स ऐसे ग्रेनरी होती हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, एंड इन विच मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंट्रोल इज प्रोवाइडेड सो दैट द ग्रेन्स कुड बी स्टोर।
तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स क्या कर सकते हैं हम? स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। हमारे को जहाँ पर भी स्टोर करना है हमारे ग्रेन्स को, वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। मम्मी भी नया अनाज जब खरीदती हैं तो ड्रम्स वगैरह जहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं। तो इस वजह से हमारे प्रोड्यूस को हमको जो स्टोर करना है तो वो जगह अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज हमारा जो भी क्रॉप्स हैं दैट शुड बी प्रॉपरली ड्राइड फर्स्ट इन सन एंड देन इन शेड। पहले उसको धूप में और फिर शेड में सुखाना बहुत ज़रूरी है। ये जब दोनों में सुखाया जाता है तभी उसका प्रॉपर ड्राइंग हो पाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्राइंग प्रॉपर होना चाहिए हमारे क्रॉप्स का, ताकि वो पूरी तरह सूख जाए तो उनके ऊपर बायोटिक फैक्टर्स भी जल्दी से अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कुछ फ्यूम्स डाले जाते हैं कुछ केमिकल्स के, और ये केमिकल्स क्या होते हैं? ये भी इंसेक्ट्स को, पेस्ट को किल करने का काम करते हैं। ओके, आपने शायद सुना होगा वीट वगैरह को, गेहूं को स्टोर करने के लिए कुछ टैबलेट्स आती हैं मार्केट्स में केमिकल्स की, सेल्फॉस नाम से, या कुछ और भी टैबलेट्स आती हैं। तो दे आर केप्ट इन द ग्रेन्स, और ये गेन्स ये क्या करती हैं? इनमें से फ्यूम्स रिलीज होते हैं, इसमें से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और ये इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को किल करने का काम करती हैं। बट याद रखना बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें भी नुकसान पहुंचाएंगी बिकॉज दे आर अल्टीमेटली केमिकल्स ओनली, सो दे विल हार्म अस ऑल्सो। ये फ्यूम्स हम भी जब इस गेहूं को कंज्यूम करेंगे तो दैट विल बी अफेक्टिंग अस ऑल्सो। तो व्हाट कुड बी अ बेटर वे ऑफ स्टोरेज इज यूजिंग नीम लीव्स दैट वुड बी एक्टिंग एज बायोपेस्टिसाइड्स। तो जो हम स्टोरेज के टाइम पे कर सकते हैं बड़ी बड़ी ग्रीनरीज में जो किया जाता है दैट इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में कुछ केमिकल्स यूज करके और पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए कुछ केमिकल्स की टैबलेट्स होती हैं वो यूज करी जाती है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स बाय विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ आवर ग्रेन्स दैट आर यूजुअली स्टोर्ड इन साइलॉज। साइलॉज बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, इनको साइलॉज कहलाते हैं, और इसमें प्रॉपरली ग्रेन्स को स्टोर करा जा सकता है लार्ज स्केल पर। Okay, so by that we have completed with all the portion that is related to plants. हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, हमने क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट कर लिया, और ये सब करने के बाद हमारा क्रॉप से रिलेटेड पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ, बट उससे पहले व्हाई इज़ अ नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? हम जो फार्मर्स हैं जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है दैट इन इंडिया इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द रेन्स। फार्मिंग जो है दैट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज थ्रू द रेन्स ओनली। अब क्रॉप्स डैमेज हो गए तो क्या? नाउ द फार्मर्स वुड बी नॉट हैविंग एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, उन्हें कोई इनकम नहीं होगा। उसके अलावा फार्मिंग के साथ साथ में कोई ऐसी चीज़ हो एडिशनल जो उनको इनकम भी दे जाए तो दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया फॉर देम। So for that purpose, animal husbandry is really a very good source of income for the farmers. Animal husbandry में करा क्या जाता है? That is the scientific management of animal livestock. Farms पे farmer ने cattle रख रखी है। Now उसका scientific management करना मतलब उसको किस टाइप का feed देना चाहिए, उसको diseases से कैसे prevent करना है, ये सब पता रखना। तो that is the scientifically अगर आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने बस एक cow को रख लिया and now you don't know how to prevent diseases in that, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई and now it stops giving milk and it might die also, तो उसकी डेथ हो गई और आपने उसको परचेस किया तो आपको और ज़्यादा लॉस हो गया। तो दैट शुडंट बी देयर। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? इट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक, दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज, अब इसमें आप क्या क्या ध्यान रखोगे? उसका फ्री फीडिंग का ध्यान रखोगे, उसको अच्छे से खाना वाना क्या देना चाहिए आपको पता होना चाहिए, है ना। अलग अलग टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो वी विल सी टू दैट। सेकंड इज ब्रीडिंग, उनकी ब्रीडिंग कब करवानी है, कैसे करवानी है, दैट शुड बी नोन। डिजीज कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको डिजीजेस ना हो जाए, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या पढ़ेंगे हम? कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स हैन एंड डक्स एंड फिश, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बी कीपिंग ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम एक एक करके ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी अबाउट कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब cow, buffalo, goat, in fact camels also, so they are kept for giving you milk or for draught. Okay, so let's see what is that. जो cattle है basically हम दो पर्पस से अपने पास रखते हैं, and what are those two purposes? जो कैटल है दैट आर केप्ट यूजुअली फॉर बेसिकली टू पर्पसेस। फर्स्ट इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, हमें उससे मिल्क मिल जाएगा, दैट इज ऑब्वियस। कैटल का नाम सुनते ही सबसे पहले वही आता है कि गाय भैंस से हमको दूध मिलने वाला है। एंड सेकंड दे आर यूज्ड एज ड्रॉट लेबर। ड्रॉट लेबर मतलब खेतों में उनसे आपने सुना होगा प्लोइंग के लिए वो यूज़ करे जाते हैं। ओके, सो एज अ ड्रॉट लेबर ऑल्सो फॉर टिलिंग, इरीगेशन, कार्ट, कैमल कार्ट्स होते हैं, बुलक कार्ट्स होते हैं, हॉर्स कार्ट होते हैं, तो फॉर दैट ऑल्सो दे आर यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स मीन्स for labor work and milk means you know that it's for milk production. Now Indian cattle का नाम जो है that is having two species, one is cow and the second is buffalo. cow का नाम होता है Bos indicus, that can come as a question in your exams कि what is the name of cow, what is the scientific name of cow, that is known as Bos indicus. and जो buffalo है that is known as Bos bubalis. okay, Bos
सो बॉस इंडिकस एंड बॉस ब्यूबालिस, ब्यूबालिस है ना गाय हमारी माता है कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बॉस कहते हैं, ओके। हिंदी में हम माता बोलते हैं गाय भैंस को, एंड इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एज बॉस, ओके। बॉस इंडिकस एंड बॉस ब्यूबालिस, दैट आर द वेराइटीज ऑफ काउज एंड बफेलोज। अब जो कैटल है बेसिकली हम दो तरह से यूज कर रहे हैं, एक तो मिल्क के लिए और एक ड्रॉट लेबर के लिए। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है मिल्क एनिमल्स। ऑब्वियसली फीमेल्स जो हैं दैट ओनली विल बी गिविंग द मिल्क, तो दे आर नोन एज मिल्क एनिमल्स। और जो मेल्स हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं एंड आर यूजुअली यूज्ड इन द फील्ड्स फॉर लेबर, तो दे आर known as draught animals, okay। So first is milch animals that will be giving us milk, and the second is draught animals that will be giving used as a labor in the fields। अभी जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट विल डिपेंड ऑन द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जब भी कोई काव अपने काव को बर्थ देती है उसके बाद उसका मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। वो मिल्क बेसिकली उस काव को फीड करने के लिए होता है, एंड दैट कंटिन्यूज फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब तक वो बेबी मदर काव से मिल्क ले रहा है तब तक उसको फीड कराने के लिए काव की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता है, एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम जब तक वो मिल्क प्रोडक्शन बॉडी में हो रहा है दैट पीरियड इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। सिर्फ काउ बफेलो या दूसरे कैटल में ही नहीं, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स में भी जब भी व्हेनेवर लेडी गिव्स बर्थ टू अ यंग वन, बेबी होने के बाद मदर की बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और वो मिल्क उसके बेबी के लिए रहता है। जब तक बेबी मिल्क फीड कर रहा है तब तक मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। जब बेबी मिल्क फीड करना बंद कर देता है, टॉप फीड खाना शुरू कर देता है, तब मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। जितने टाइम ड्यूरेशन तक मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो अब हम काव जब ग्रो कर रहे हैं, काव की जब फार्मिंग कर रहे हैं, हम उससे मिल्क लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना लंबा लैक्टेशन पीरियड होगा उतने टाइम तक हमें उससे मिल्क मिलता रहेगा। सो बेसिकली व्हाट वी ट्राई इज दैट उसका लैक्टेशन पीरियड किसी तरह से बढ़ा दिया जाए। वी वांट टू इंक्रीज द ड्यूरेशन फॉर विच इट इज गिविंग मिल्क टू अस। तो हम उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके करते हैं। व्हाट इज डन कुड बी लाइक उन्हें बार बार ब्रीडिंग करवाई जाती है। एक बार काफ हुआ, लैक्टेशन स्टार्ट हुआ, जब तक उसको फीड करा रही है तब तक लैक्टेशन चल रहा है। अब बेबी बड़ा हो गया, उसके बाद बॉडी में लैक्टेशन बंद हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो वापस से उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि अगेन वो बर्थ दे अपने एक और बेबी को, और सेकेंड बेबी के लिए फिर से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो एक तो ब्रीडिंग करवाई जाती है। उसके अलावा लैक्टेशन पीरियड बढ़ाने के लिए कुछ हॉर्मोन्स भी दिए जाते हैं, ओके। हॉर्मोन्स आर गिवन टू द एनिमल्स टू इंक्रीज दिस लैक्टेशन पीरियड, क्योंकि ये सारा हॉर्मोन्स के ऊपर ही बेस्ड होता है बच्चों। ये हार्मोन्स की वजह से लैक्टेशन होता है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी हार्मोन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो लैक्टेशन पीरियड बढ़ा दिया जाए। अब जो इंडियन कैटल है दैट कुड बी, जो ब्रीड्स हैं कैटल की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। जो कैटल की ब्रीड्स हैं दैट कुड बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज द फॉरेन वेराइटी दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड नाम से ही लग रहा है ना, जर्सी, ब्राउन स्विस, स्विस लगता है स्विट्जरलैंड से आई है, ओके। सो रिमेंबर दैट जर्सी एंड ब्राउन स्विस, दीज आर द एक्सोटिक या फॉरेन ब्रीड्स ऑफ कैटल। एंड अगर लोकल ब्रीड्स की बात करें, देशी गाय की बात करें, तो दैट इंक्लूड्स रेड सिंधी एंड साहिवाल। रेड सिंधी एंड साहिवाल आर द लोकल ब्रीड्स ऑफ कैटल, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीड्स हैं कैटल की। जो फॉरेन ब्रीड्स हैं उनमें दो नाम याद रखने हैं आपको, जर्सी एंड ब्राउन स्विस, एंड लोकल ब्रीड्स रिमेंबर सिंधी एंड साहिवाल, ओके। So that are the breeds of cattle which you have to remember, okay। exotic या foreign breeds Jersey, Brown Swiss, और Indian breeds Sindhi and Sahiwal, okay। किसी के नाम जैसे लग रहा है क्या, सोनी महिवाल, ऐसे सिंधी साहिवाल, okay। So the red Sindhi and Sahiwal that are the Indian cattle, and Jersey and Brown Swiss are the exotic या foreign cattle। अब जो ये जर्सी एंड ब्राउन स्विस हैं, आपने सुना भी होगा शायद मम्मी को कभी बोलते हुए, जर्सी गाय है क्या, ओके। देशी गाय एंड जर्सी गाय ऐसे बोला जाता है। तो जर्सी एंड ब्राउन स्विस जो हैं दे आर हैविंग अ लॉन्गर लैक्टेशन पीरियद। इनका लैक्टेशन पीरियड बड़ा अच्छा रहता है, बहुत लंबा रहता है। और जो ये सिंधी साहिवाल है, इनका लैक्टेशन पीरियड तो ज़्यादा नहीं है, ये डिजीज रेजिस्टेंट है ना, दमदार हैं, जल्दी से बीमार नहीं पड़ने वाले। तो इनका लैक्टेशन पीरियड हाई है फॉरेन ब्रीड्स का, और इंडियन ब्रीड्स का डिजीज रेजिस्टेंट अच्छा है ना। फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, पानी पताशे खा भी नहीं पाते, जल्दी से बीमार हो जाते हैं, बट इंडियन लोग आराम से पानी पताशे खा लेते हैं, बीमार जल्दी से नहीं होते। तो वी आर हैविंग मोर डिजीज रेजिस्टेंट। सिमिलरली विद कैटल ऑल्सो, इंडियन कैटल इज मोर डिजीज रेजिस्टेंट। अब दोनों का जब ब्रीडिंग करवाया जाता है तो आपको नया हाइब्रिड वेराइटी जो मिलेगा दैट वुड बी हैविंग डिजीज रेजिस्टेंस ऑल्सो, एज वेल एज द नेचर दैट दे विल बी हैविंग अ लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड ऑल्सो, ओके। इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, एक्सोटिक ब्रीड्स एंड इंडियन ब्रीड्स का, सो दैट यू हैव अ लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड एज वेल एज अ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कैटल, ओके। सो दैट इज देयर। कैटल की इमेज भी है, यू नो दैट।
नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन कैटल फार्मिंग। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर आप गाय पाल रहे हो, बफेलो पाल रहे हो, आपने एक कैटल फार्म खोल लिया, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा ही है एनिमल हस्बेंड्री में साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस रख लिया और वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, किस तरह का फीड देना है, किस तरह से उनको रखना है, दैट वी ऑल शुड नो। सो लेट्स सी द मैनेजमेंट ऑफ कैटल फार्मिंग। सो फर्स्ट कम्स प्रॉपर क्लीनिंग। उनका जो शेड है जहाँ पे वो रख रहे हैं, तो वो प्रॉपर रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस खुले में ही छोड़ रखा है उनको, तो रूफ होना चाहिए प्रॉपर, और शेड पूरा प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगे उन्हें, गर्मी ना लगे, और क्लीन भी होना चाहिए उनका शेल्टर, है ना। क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज उनको डिजीजेज हो जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। तो क्लीनिंग अच्छा रखना है उनके शेल्टर को। नेक्स्ट इज रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज देयर हेयर। मीन्स आप उनको ब्रश करवाने वाले हो, ऐसा नहीं है, आप उनको टूथब्रश नहीं करवाने वाले, द हेयर ऑफ देयर बॉडी नीड्स टू बी ब्रश। उनको ब्रश करना पड़ता है ताकि उसमें से कोई भी इंसेक्ट्स हो या उनके कोई कीड़े लग गए हों, तो दैट कुड बी रिमूव्ड। सम पैरासाइट्स कैन गेट स्टिक टू द हेयर, तो वो उनको बाइट करते रहते हैं, उनको बीमार कर सकते हैं, दे कैन सक द ब्लड। तो वो सब रिमूव करने के लिए ब्रशिंग ऑफ द हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने उनके हेयर लूज रहेंगे, तो भी दैट वुड बी लाइक हैविंग एयर स्पेसेस, जिसके थ्रू एयर आती जाती रहेगी, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उन पर जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और उनका जो शेल्टर है दैट शुड बी रूफ होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड भी होना चाहिए। आपने रूफ तो लगा दिया, बट साथ में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एयर आनी जानी चाहिए। वेंटिलेशन से सनलाइट आएगी, एयर आएगी, तो उनको इन्फेक्शंस जल्दी नहीं होंगे। आप घर में भी रहते हो तो मम्मी बोलती है ना, डोर्स विंडोज ओपन रखो, वेंटिलेशन अच्छे से होता है तो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल ऑल्सो। अब दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी और बारिश, इन तीनों से भी उन्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल दीज ऑल्सो। सेकेंड, अब आपका फ्लोर कैसा होना चाहिए, जो फ्लोर जहाँ पे आपने कैटल को रख रखा है ना, दैट शुड बी स्लोपिंग। उससे क्या होगा, अगर स्लोपिंग फ्लोर है, आपके कैटल इधर रह रहे हैं, तो नाउ व्हाट वुड बी देयर, स्लोप इतना बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा स्लोपिंग होगा, तो उस पर पानी नहीं रुकेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे विल नॉट बी गोइंग टू द वॉशरूम फॉर यूरिनेटिंग, है ना। जब उनको यूरिनेट करना है तो वो उधर ही यूरिनेट कर रहे हैं, अब वो यूरिन क्या होगा, स्लोपिंग होगा, तो वो वॉश ऑफ हो जाएगा, वो सारा बह जाएगा। बट अगर वो स्लोपिंग नहीं होगा तो यूरिन उधर ही रहेगा, यूरिन रहेगा तो उसमें इन्फेक्शंस होंगे, गीला रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी आएंगे, और यूरिन में जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे। तो इसलिए उनका जो फ्लोर होना चाहिए दैट शुड बी स्लोपिंग, ताकि वो प्रॉपरली क्लीन और ड्राई रह सके। ओके, तो दैट आर द क्वालिटीज, दैट आर द थिंग्स दैट यू विल मैनेज फॉर द कैटल, है ना। ये सब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, प्रॉपर क्लीनिंग, रेगुलर ब्रशिंग, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, बट रूफ होना चाहिए उस पर, ताकि उनको सन, हीट, रेन सबसे प्रोटेक्शन मिल सके। एंड फ्लोर जो होगा दैट शुड बी स्लोपिंग, ताकि कोई भी यूरिन वगैरह रुके नहीं। नेक्स्ट इज फीड, हमें उन्हें फीड कैसा देना है। अब जो कैटल के लिए फीड होता है ना, वो दो तरह का होता है। ह्यूमन बींग्स में भी कुछ ऐसा सिमिलर ही होता है। जब भी कोई लेडी मदर बनती है, तो जब उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से खाना दिया जाता है, क्योंकि उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर एक बेबी भी डेवलप हो रहा है, वो भी न्यूट्रिएंट्स मम्मी से ही लेगा, और जब वो फीड कर रहा है तो भी मम्मी को, बेबी को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने हैं। सो इसके लिए उसको फीड अच्छे से देना बहुत ज़रूरी है। बट डेली में हम कैसा खाना खाते हैं, नॉर्मल, है ना। बट जब भी कोई लेडी मदर बनती है तो उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना दिया जाता है। सेम वे विद द कैटल ऑल्सो। फर्स्ट इज द मेंटेनेंस डाइट। मेंटेनेंस डाइट मीन्स मेंटेन करने के लिए, है ना, नॉट टू हैव अ नॉर्मल हेल्थी लिविंग, इट इज प्रोवाइडेड द बेसिक फीड, उसको अच्छे से खाना वाना दिया जाता है, दैट इज मेंटेनेंस डाइट। बट सेकेंड इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। जब उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, वो आपको मिल्क दे रही है, तो आपको भी उसको ज़्यादा अच्छे से खाना देना पड़ेगा। तो दैट रिक्वायर्स ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, उस लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर उसको ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that to provide extra nutrients for extra demands during the lactation period। lactation period के टाइम पे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि बेबी को भी फीड करवाना है, बेबी के लिए भी खाना चाहिए, है ना। मम्मी को दोनों का खाना खाना पड़ेगा, और इतना क्वांटिटी में तो खा नहीं सकती, तो उसके लिए जो थोड़ा खाना वो खा रही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए। अब उनका जो फीड है वो दो तरह का होता है, एक तो रफेज, जैसे कि चारा जिसको हम कहते हैं, तो एक तो रफेज होगा जिसमें ज़्यादातर क्या होगा, फाइबर होगा, जो आप घास वगैरह उनको खिलाते हो, दैट विल बी मेनली हैविंग फाइबर। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेट्स दिए जाते हैं। कॉन्सेंट्रेट्स में क्या होता है, मेनली उसमें फाइबर तो कम होता है, बट प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स ये ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ऐसा फीड कैटल को भी दिया जाता है जब वो लैक्टेशन पीरियड के टाइम पर, स्पेशली जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। नेक्स्ट, जैसे हमको बैलेंस डाइट चाहिए होता है, ऐसे कैटल को भी एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है, सो दैट दे आर प्रोवाइडेड विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सो दे आल्सो रिक्वायर अ बैलेंस डाइट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। ओके, ताकि वो अच्छे से हेल्दी रह पाए, उसके लिए उन्हें भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। ओके,
नेक्स्ट इज कैटल डिजीजेस। कैटल्स में भी कुछ डिजीजेस हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है या फिर उनका लैक्टेशन कम हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैटल बीमार है? वो अच्छे से खाना नहीं खाएगी, है ना। अच्छा, आप घर पे बीमार कोई बच्चा हो जाता है तो कैसे पता चलता है? अच्छे से खाना नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रही है, सुस्त सुस्त है, मूव नहीं कर रहे, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही सब कैटल को भी देखकर आपको पता चल जाएगा कि दैट इज हैविंग सम डिजीजेस। अब अगर डिजीज हैं तो क्या हो सकता है और क्या रीजंस होते हैं उनके डिजीज के, और हमें उसको कैसे प्रिवेंट करना है, लेट्स सी टू दैट। फर्स्ट इज डिजीज होगी तो क्या हो सकता है? डिजीज की वजह से डेथ हो सकती है या फिर मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, तो वो हम नहीं चाहते। हेल्दी कैटल है, कैसे पता चलेगा? वो नॉर्मल खाना खा रही है, रेगुलरली फीड कर रही है, नॉर्मल पॉस्चर है, लेटी रह रही है पूरे टाइम या पूरे टाइम बैठी हुई है, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल पॉस्चर रहेगा, नॉर्मल घूमती फिरती रहेगी वो। और जो पैरासाइट्स हैं वो बेसिकली जो कैटल हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। पैरासाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल पैरासाइट्स यूजुअली उनके स्किन पर होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जॉन्क वगैरह होते हैं, तो कुछ लीचेस वगैरह होते हैं, दे स्टिक टू द स्किन ऑफ द कैटल और उनका ब्लड सक करते हैं, तो उनसे वो डिजीजेज हो सकती है, उनको स्किन डिजीजेज हो सकती हैं कैटल को। तो दैट वुड बी वेरी मच बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर, पैरासाइट्स मतलब ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनका बना बनाया खाना ले लेते हैं, है ना। इनफैक्ट मॉस्किटो इज ऑल्सो पैरासाइट। हमने अपने लिए खून बनाया, डायरेक्टली मॉस्किटो ने पी लिया, तो दैट इज अ पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करे, उनसे उनका ब्लड सक कर ले, उनसे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स ले ले, तो दैट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स अगर बाहर रह रहे हैं तो उनको एक्सटर्नल पैरासाइट्स कहते हैं, मेनली स्किन डिजीजेस कॉज करेंगे वो। और अगर इंटरनल पैरासाइट्स हैं तो यूजुअली उनके स्टमक और इंटेस्टाइन पर इफेक्ट करते हैं। जो कैटल है उसके स्टमक में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, एंड दैट वुड बी डैमेजिंग आर कैटल। अंदर ही अंदर उसका ब्लड सक करते रहते हैं। वेरी कॉमन अमंग देम आर फ्लूक, लीवर फ्लूक वगैरह होते हैं, वो लीवर को डैमेज कर देते हैं, ओके। और बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज भी कॉज हो सकती है बैक्टीरिया या वायरस की वजह से भी। तो इन पैरासाइट्स के अलावा और कौन हार्म कर सकता है हमारी कैटल को? वायरस या बैक्टीरिया। दैट ऑल कुड बी द रीजंस फॉर डैमेज और कॉज टू आवर कैटल, ओके। अब इस सब को रोकने के लिए छोटे बच्चों को दिया जाता है वैक्सीनेशन। सिमिलरली ऐसा ही वैक्सीनेशन हमारी कैटल को भी दिया जा सकता है, बिकॉज वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट द डिजीजेस। वैक्सीन्स होते हैं कुछ, है ना। आपने सुना होगा पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन। पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं। पोलियो ड्रॉप क्या है? एक वैक्सीन है। वैक्सीन वो चीज़ें होती हैं जो डिजीजेस को होने से रोक लेती हैं। बिफोर अ डिजीज अकर्स, उसको प्रिवेंट करने में जो हेल्प करेगी, दैट आर वैक्सीन्स। तो ऐसे ही कैटल को भी कुछ वैक्सीन्स दिए जाते हैं ताकि उनको कुछ कॉमन बीमारियां जो हैं वो उनमें ना हो। तो दे कुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट डिजीजेस इन देम। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। अब हमने कैटल के बारे में सब कुछ देख लिया, अब हम बात करेंगे पोल्ट्री ऑर्गेनिजम्स के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं हैन एंड डक्स, जिनसे हमको एग वगैरह मिलता है, तो वो एनिमल्स आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। तो पोल्ट्री ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली हम दो में डिवाइड करते हैं। एक तो एग लेयर्स जो कि एग ले करते हैं, जिससे हमको एग मिलने वाला है, एंड सेकेंड है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर नाम से जो है ना बॉयल होने वाले हैं, तो बॉयल होने वाले मीन्स कुक होने वाले हैं। तो जो ब्रॉयलर्स हैं दैट आर यूज फॉर मीट पर्पस, जो लोगों को खाने के लिए जो यूज करते हैं, दैट आर ब्रॉयलर्स। तो पोल्ट्री ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो में डिवाइड होंगे। वन इज एग लेयर्स जो एग ले करेंगे, दैट एग्स वुड बी कंज्यूम बाय द पीपल, एंड सेकंड इज ब्रॉयलर्स जो बेचारे बॉयल होने वाले हैं, कुक होने वाले हैं, नाम से ही ऐसा लग रहा है, एंड दैट आर यूज फॉर मीट पर्पस, ठीक है। अब इनकी जो ब्रीड्स हैं उनके फोटो भी याद रखना बच्चों। फर्स्ट इज असील। असील इज एन इंडियन ब्रीड। असील एक इंडियन ब्रीड है, एंड दैट इज लाइक हैविंग अ लुक लाइक दिस, तो दैट इज अ इंडियन ब्रीड। सेकंड इज फॉरेन और एक्सोटिक ब्रीड। सेकेंड इज फॉरेन और एक्सोटिक ब्रीड, इसका नाम होता है लेग हॉर्न। ये इधर इरेज हो गया है, सो रिमेंबर इट्स नेम इज लेग हॉर्न, ओके। तो लेग हॉर्न इज अ एक्सोटिक या फॉरेन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, है ना। और इंडियन ब्रीड असली है। असली है मतलब असील है ना। तो इंडियन ब्रीड असील है, असली है, सो दैट इज इंडियन ब्रीड एंड द फॉरेन ब्रीड ऑफ कैटल, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स सी कि हम कैसी क्वालिटी चाहते हैं हमारे पोल्ट्री में, है ना। पोल्ट्री के लिए भी हम नए ऑर्गेनिजम्स चाहेंगे, तो हम कैसी क्वालिटी चाहेंगे हमारी पोल्ट्री बर्ड्स में, कि वो क्या क्या उनमें क्वालिटीज़ होना चाहिए। फर्स्ट क्वालिटीज़ फर्स्ट क्वालिटीज़ नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक। तो हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चिक बनाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिक पैदा करें, ताकि हमारे पास और मुर्गियाँ आएँ और मुर्गियाँ आएँ, और उनसे हमें और अंडे मिलें और ब्रॉयलर्स मिलें फॉर मीट। सो इफ़ यू आर डूइंग पोल्ट्री फार्मिंग, दैट वुड बी ऑफ पर्पज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा चिक प्रोड्यूस हों वो। तो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक, चिक भी अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी बच्चे होने चाहिए, ऐसे बीमार बीमार से नहीं, अच्छे हेल्दी मोटे तगड़े बच्चे हों, तो ऐसे हम चाहेंगे पोल्ट्री बर्ड्स हों। सेकेंड इज ड्वार्फ ब्रॉयलर्स। ड्वार्फ ब्रॉयलर्स मतलब हम चाहते हैं कि बहुत लंबे लंबे ना हो, बहुत बड़े बड़े ना हो, लंबे बट अच्छे मोटे तगड़े होने चाहिए, है ना। तो उनका जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं
उनके बॉडी मास को बढ़ाने के लिए यूज़ हो, उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ा के हमको मतलब नहीं है, वी जस्ट वांट देम टू बी फैट सो दैट उनका वेट ज़्यादा हो, ज़्यादा वेट होगा तो व्हेन यू विल बी सेलिंग देम दैट वुड बी सेंट सोल्ड पर केजी ना, तो सेल करने पे अच्छी प्राइस मिले, सो वी वांट देम टू बी लाइक ड्वार्फ ब्रॉयलर्स, ड्वार्फ मतलब हाइट कम हो, ड्वार्फ मीन्स लेस हाइट, ओके। तो छोटे छोटे चाहेंगे हम ताकि छोटे छोटे ब्रॉयलर्स हमारे और अच्छे मोटे तगड़े हों, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो ले रहे हैं उनकी हाइट बढ़ाने में काम नहीं आए, उनके हेल्थ बढ़ाने में काम आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करें ताकि हमें उनसे अच्छे से मीट प्रोडक्शन में जब हम सेल करें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ओके। वेरी सेल्फिश, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सेल्फिश, है ना। सेकेंड इज समर अडेप्टेशन, हम चाहते हैं कि वो समर सीजन में भी अच्छे से अडेप्ट हो जाए, है ना। समर्स में यूजुअली बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स में स्पेशली बीमार हो जाती हैं, दे कैन फॉल सिक, दे कैन जस्ट डाई बिकॉज ऑफ दैट, सो वी डोंट वांट दैट, है ना। हम चाहते हैं कि उनमें समर अडेप्टेशन अच्छा हो, कितना भी टॉलरेट कर सके वो टेम्परेचर को, तो ऐसी क्वालिटी हम चाहते हैं। नेक्स्ट इज लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मतलब हमको तो फायदा हो जाए पर नुकसान कुछ ना हो, है ना। तो हमें इनको ज़्यादा खाना वाना खिलाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़े, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगाना पड़े, है ना। ऐसे खर्चीली वाली हम नहीं चाहते वैरायटी, हम चाहते हैं ऐसे कम बजट में काम हो जाए, सो वी वांट लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड इज द रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेयर्स एज वेल एज ब्रॉयलर्स, हम ये चाहते हैं कि दोनों का साइज छोटा रहे। हाइट बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट यूज मत करो, जितना भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उससे बस थोड़ा बहुत बढ़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा एग देने में अपने न्यूट्रिएंट्स को लगाओ, तो हम ऐसे एग लाइंग बर्ड्स चाहते हैं। और उसके अलावा वो फाइब्रस चीप डाइट पे रह लें, है ना, हम उनको महंगा महंगा खाना नहीं खिलाना पड़े, वो कैसी डाइट पे रह लें, फाइब्रस चीप डाइट पे। जो भी हमारा एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स हैं, हमने गेहूँ निकाले, जो भी कचरा था उसमें थोड़े बहुत गेहूँ रह गए थे, उसको खाकर वो रह लें, तो हम ऐसी बर्ड्स चाहते हैं जो कि फाइब्रस चीप डाइट पर ही रह लें। सो व्हाट आर क्वालिटीज वी लुक फॉर व्हेन लुकिंग फॉर कैटल, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक ज़्यादा से ज़्यादा हो, ब्रॉयलर्स ड्वार्फ हो, छोटी हाइट के हों, इनफैक्ट एग लेयर्स भी छोटे ही चाहते हैं हम। फिर समर अडेप्टेशन हो जाए, कोई मेंटेनेंस ना हो, चीप डाइट पर ही रह जाए, ऐसी 7 क्वालिटीज चाहते हैं हम कि हम पोल्ट्री कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनिज्म में, हमारी डक में, हमारे हेन में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ओके। नाउ वी कम फॉर मैनेजमेंट फॉर एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। अब हम चाहते हैं कि कैसा कैसा, उसको अच्छे से बात करते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या खाना देना पड़ेगा। सपोज यू आर प्लानिंग टू ओपन अ पोल्ट्री फार्म, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कैसी फीड देना पड़ेगा उनको, क्या उनको बीमार ना पड़ जाए उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स सी टू दैट। फर्स्ट इज फीड। फीड फॉर ब्रॉयलर्स चिकन शुड बी, फर्स्ट इज फीड। अब फीड जो होता है वो ब्रॉयलर चिकन का और एग लेइंग चिकन का अलग अलग दिया जाता है। तो क्या करते हैं, ब्रॉयलर से आपको मीट चाहिए तो आप उसको खाने वाले हो, पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम दैट, है ना, दे आर गोइंग टू ईट दैट। सो उन्हें अच्छे से खिलाएंगे, उनके अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो व्हेन द पीपल विल बी कंज्यूमिंग दैट, उनके अंदर भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है, ब्रॉयलर्स को अच्छे से फीड करवाया जाता है। दे आर गिवन द फीड हैविंग विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सब कुछ अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है उनको, है ना। फैट्स अच्छे से खिलाएंगे, विटामिन अच्छे से खिलाएंगे, प्रोटीन्स अच्छे से देंगे ताकि उनके अंदर बॉडी में ये सारी चीज़ें रहें एंड दे ग्रो फैट, अच्छे से मोटे तगड़े हो जाएं। सो नाउ वन वी हैव, व्हेन यू सेल देम देन यू गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट, है ना। तो उनको विटामिन ए, विटामिन के ये अच्छे से दिया जाता है सो दैट दे आर वेरी हेल्दी, ठीक है। अब देखना उनके साथ क्या हो रहा है, एग लेइंग बर्ड्स जो है ना उनको फीड चीप डाइट दे देते हैं, लाइक एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स हमने देखा था, जो भी बचा कुचा अनाज है उसमें से वो दे देंगे, फाइबरस डाइट दे देंगे, तो उनको चीप डाइट दी जाती है। तो अब जिंदगी भर क्या हो रहा है, मान लो 2 पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो साथ साथ रह रही है ना, एंड द ब्रॉयलर वॉज वेरी हैप्पी थ्रू आउट द लाइफ, है ना, कि देख मेरे को तो इतना अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है ना, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। बेचारी जो एग लेइंग बर्ड है उसको ऐसे चीप खाना मिल रहा है, सस्ता सस्ता जो भी अवेलेबल है उसको दे दिया, एंड द ब्रॉयलर इज वेरी हैप्पी थ्रू आउट द लाइफ। बट व्हाट्स द एंड, एंड ऑफ लाइफ में क्या हुआ, ब्रॉयलर अल्टीमेटली बॉयल होने वाला है, कुक होने वाला है, तो दैट वुड बी किल्ड फॉर दैट, है ना। बेचारी एग लेइंग बर्ड को जिंदगी भर खाना अच्छा नहीं मिला, पर कम से कम जान है तो जहान है, तो वो तो रहा उसके पास, ठीक है। तो एग लेइंग बर्ड्स को तो कम कम खाना देंगे, चीप खाना दे देंगे, और ब्रॉयलर्स को कैसे देंगे, रिच इन विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन ए, विटामिन के अच्छे भरपूर खिलाएंगे, ताकि व्हेन द पीपल आर गोइंग टू ईट देम दैट वुड बी अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रॉयलर, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको केयर क्या रखनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, मोर्टेलिटी अवॉइड करना है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, मोर्टेलिटी वर्ड का मतलब होता है डेथ, तो यू हैव टू टेक केयर दैट दे डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ डिजीजेस, तो उनकी डेथ ना हो जाए ये ध्यान रखना पड़ेगा। उनके फेदर्स की क्वालिटी अच्छी हो, है ना, सुंदर सुंदर हो, दैट शोज हेल्दी बर्ड्स, तो उनकी फेदर्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका कैरकास क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कैरकास वर्ड का मतलब होता है डेड बॉडी, जब उनको किल करा जाए तो उनके अंदर मसल मास ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज बेसिकली व्हाट इज कैरकास क्वालिटी इन केस ऑफ पोल्ट्री, ठीक है। तो उनका जो डेड बॉडी है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब जब उसको फीड करा जाएगा, उसके जब उसको किल करा जाएगा तो द मसल मास शुड बी मोर, ठीक है। और क्या क्वालिटी चाहते हो आप, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से टेम्परेचर एंड हाइजीनिक कंडीशंस देनी पड़ेगी। अगर आपने प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया बीमार हो जाएंगे, अगर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं हुई, उनका क्लीन नहीं हुआ जहाँ पर वो रह रही हैं, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएंगी, मर सकती हैं। सो यू हैव टू प्रोवाइड देम विद गुड फीड, हैव प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल एंड हाइजीनिक
कंडीशंस आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उनका मोर्टेलिटी रेट लो रहे, मरे नहीं वो, और उनका फेदर्स अच्छे हों और उनका कारकास क्वालिटी भी अच्छा हो, मतलब उनका जो डेड बॉडी है उसका जो मीट क्वालिटी है वो भी अच्छा हो। नेक्स्ट इज आपको उनका प्रॉपर क्लीनिंग रखना पड़ेगा, सैनिटेशन, वही हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने पड़ेंगे। डिसइंफेक्टेंट्स क्यों? सो दैट दे आर नॉट हैविंग एनी डिजीजेस, डिजीज कंट्रोल करने के लिए। और डिजीज कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हें भी वैक्सीन दिए जाते हैं, ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उनको डिजीजेस ना हो। वैक्सीन्स आर सम थिंग्स दैट आर गिवन टू एनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टू प्रिवेंट द डिजीजेस। ठीक है, तो वैक्सीन्स उनको भी दी जाती हैं, सो द डिजीज आर प्रिवेंटेड। वन क्वेश्चन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक कि क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कॉमन है पोल्ट्री में और कैटल में। तो देखो बच्चों, दोनों को ही आपको हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी सो दैट दे आर नॉट अफेक्टेड इजीली बाय द डिजीजेस। दोनों के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन कैरी आउट करवाते हो ताकि आपके पास नेक्स्ट जनरेशन जो आए दैट इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं अलग अलग ब्रीड्स का सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन बने दैट वुड बी वेरी हेल्दी हैविंग ऑल द अडेप्टेशंस। दोनों के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में और आप टेम्परेचर कंट्रोल का ध्यान रखोगे। कैटल के लिए भी गर्मी, सर्दी, रेन सबसे बचाना है, ऐसे इनको भी टेम्परेचर मेंटेनेंस रखना है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर मेंटेन रखोगे, हाइजीन सैनिटेशन का मेंटेनेंस रखोगे, उनका एरिया क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। एंड लास्ट इज वैक्सीनेशन। कैटल हो या पोल्ट्री, दोनों को ही आप अच्छे से वैक्सीनेशन करवाओगे ताकि उनको बीमारियां ना हो। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फीड। फीड तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही सही, दोनों को ही आपको अच्छे से डाइट देनी है सो दैट बोथ ऑफ देम कैन ग्रो वेरी वेल। तो चाहे पोल्ट्री हो या कैटल फार्मिंग हो, आपको दोनों के लिए ही ध्यान रखना है कि आपको फीड अच्छी देनी है। ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट इज कॉमन फॉर बोथ? फीड, hygiene, temperature regulation, vaccination, and proper hygienic conditions for them, taking proper care of them, temperature and cleanliness maintain karna. Okay, mainly basic 4 things are there. Okay, so that are the management practices for poultry, that is including the egg layers as well as broiler production, है ना। याद रखना, ह्यूमन बींग्स बड़े सेल्फिश हैं, अच्छे से खाना वाना खिलाते हैं ब्रॉयलर्स को तो, और जो हमारी एग लेइंग बर्ड्स हैं उनको तो चीप खाने पर ही रख लेते हैं, है ना। और अल्टीमेटली अच्छे से खाना वाना खिलाने के बाद होना तो उसको एंड दी एंड। नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन जो होता है, फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फिशेस। अब जो फिश प्रोडक्शन है इसमें हमने 2 टाइपें पढ़ेंगे, एक तो फिंड या ट्रू फिशेस जो होती हैं जिनके फिन्स होते हैं, तो यू नो दैट जो आप फिश का डायग्राम भी बनाते थे बचपन में, मछली जल की रानी है तो उसके फिन्स बनाते थे, तो ये फिन्स होते हैं। तो जिनके भी फिशेस के फिन्स होते हैं, एक तो वो टाइप की फिशेस होती हैं उनको ट्रू फिश भी कहते हैं, और जो दूसरे फिश होती हैं दे आर इंक्लूडेड इन फिश प्रोडक्शन ओनली, बट ये इनमें फिन्स नहीं है, तो दैट वुड इंक्लूड द प्रॉन्स, मोलस्क, है ना। ये शेल फिश जो होती है जिसको पर्ल के लिए भी ग्रो करा जाता है ना, ये ऑयस्टर्स हैं, ये आपको पर्ल भी देते हैं और दे आर कंज्यूम बाय द पीपल एज फूड ऑल्सो। तो ये मॉलस्क में आते हैं, और ये प्रॉन होते हैं, दे आर ऑल्सो कंज्यूम बाय द पीपल एज फूड। तो फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड फिश कल्चर जो करा जाता है, फिश को जो करा जाता है फिश फार्मिंग, दैट इज फॉर गेटिंग द फिश एज अ सोर्स ऑफ फूड। अब जो फिश फार्मिंग करी जाती है वो 2 तरह से करी जाती है, वन इज कैप्चर एंड सेकेंड इज कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग का मतलब क्या हुआ, आपने जहाँ पे भी नेचुरल वाटर बॉडीज में फिशेस हैं, आपने नेट फेंका और उनको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, तो दैट इज कैप्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग का मतलब होता है कि आपने एक एरिया बनाया, एक पॉन्ड क्रिएट करा, या आपने एक पॉन्ड लिया और उसमें आपने फिश के एग डाले जिसको फिश सीड कहते हैं, फिश के एग्स को फिश सीड कहते हैं। ओके, तो आपने फिश सीड डाले उसमें और आप उनकी देख रेख कर रहे हो, यू आर गिविंग देम प्रॉपर फीड, प्रॉपर एरिया टू लिव, एंड वो आपकी फिश है तो कहीं जाएंगी नहीं, उसी पॉन्ड में रहेंगे, जब भी आपको लेना है उसमें से आपने फिश को ले लिया। ओके, तो फिश कल्चर बेसिकली 2 तरह से होता है, एक तो पकड़ लिया, जो भी नेचुरल वाटर बॉडीज में फिश थी उसको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, कैप्चर मतलब पकड़ना होता है, एंड सेकंड इज कल्चर, मतलब आप ग्रो कर रहे हो, कल्चर मतलब खुद ही ग्रो कर रहे हो, खुद फीड कर रहे हो उनको, खुद ध्यान रख रहे हो उनका, वो आपकी फिश है, उनको आपने जब भी लेना है ले लिया। ओके, तो दैट इज द 2 ways इन विच द फिश आर ऑब्टेन। अब फिशेस भी 2 टाइप की होती हैं, 2 तरीके हो गए उनको पकड़ने के। अब 2 तरह की फिशेस भी होती हैं, एक होती हैं मरीन फिशेस जो कि खारे पानी में रहती हैं, सी वाटर में रहती हैं, सॉल्टी वाटर में रहती हैं, तो दैट आर नोन एज मरीन फिशेस। एंड सेकेंड इज इनलैंड फिशेस। इनलैंड फिशरीज मतलब फ्रेश वाटर फिशेस, वो मीठे पानी में, जैसे रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, इसमें जो फिशेस रह रही हैं दैट आर ऑल इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशिंग मतलब जो मीठे पानी में रहती हैं, रिवर वाटर इज नॉट सलाइन, इट्स नॉट सॉल्टी, उसमें जो फिशेस रह रही हैं दैट इज नोन एज इनलैंड फिशिंग।
ओके तो हम बहुत डिटेल में इन सब के बारे में देखते हैं, इनकी ब्रीड्स के बारे में भी देखते हैं कि इनलैंड फिशेस की और मरीन फिशेस की ब्रीड्स क्या क्या हैं। ओके तो सबसे पहले देखते हैं मरीन फिशेस। मरीन फिशेस, अब आपको ब्रीड्स फिर से याद करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके ब्रीड्स के नाम पढ़ लेते हैं। मरीन फिशेस में आती हैं पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक। ओके तो ये सारी आती हैं हमारी मरीन फिशेस में। याद रखें एकदम वापस, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक। ओके बॉम्बे डक, तो ये सारी आती है हमारी मरीन फिशेस में। बॉम्बे डक मतलब बॉम्बे में तो है ही सी ना, समुद्र के आसपास है, तो आप उससे भी पहचान सकते हो समुद्र के आसपास है तो बॉम्बे में जो है वो डक, दैट इज अ मरीन फिश, है ना। डक नहीं है, फिश का ही टाइप है, फिश का एक टाइप का नाम है। इसके अलावा मरीन फिशेस में ये सब भी आ जाएंगे, मिलेट्स, प्रॉन्स, मसल्स, पर्ल स्पॉट्स, बेटकी, शेल फिशेस लाइक प्रॉन्स, मसल्स, ऑयस्टर्स, ये सारे भी हमें समुद्र से ही मिलते हैं, मोस्टली ओशन वाटर में मिलते हैं, तो दे आर ऑल द मरीन फिशेस ओनली। ओके तो याद रखना बच्चों, नाम याद कर लेते हैं, pomfret, mackerel, tuna, sardines and bombay duck. These are all the marine fishes और ये सारी हमें मिलेंगी ओशन वाटर में, ठीक है। उसके अलावा फिन फिशेस लाइक म्यूलेट्स, बेटकी, पर्ल स्पॉट, प्रॉन, मसल, ऑयस्टर्स, ये भी सारी हैं मरीन फिशेस ओनली। ओके अब आपको लगेगा कि इतने सारे नाम कैसे याद रखें, तो रिमेंबर सम ऑफ द नेम्स लाइक 2-3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम मरीन फिशेस एंड 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम फिन फिशेस, इतना सफिशिएंट है। ओके इतना आप याद कर लो, आपका दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। इसमें से जो ऑयस्टर्स है ना बच्चों, मैंने आपको भी दिखाया भी था, ऑयस्टर्स आर ग्रोन फॉर पर्ल्स एज वेल एज फूड। तो ऑयस्टर्स को खाया भी जाता है, उनको शेल को रिमूव करके दैट इज कंज्यूम्ड एज फूड ऑल्सो, एंड ऑयस्टर्स आर कल्चर्ड फॉर द पर्ल्स ऑल्सो। तो पर्ल्स के लिए उनको पकड़ा जाता है, उसके अंदर ओपन करके देखते हैं तो समटाइम्स दे आर हैविंग पर्ल्स, दे मेक द पर्ल, पर्ल मतलब मोती, मोती लेने के लिए भी फिशेस को, ऑयस्टर्स को यूज करा जाता है। ओके तो ऑयस्टर्स प्रिपेयर द पर्ल्स, मोती उनसे ही बनता है, सच्चा मोती जो होता है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑयस्टर्स ओनली, पर उसको किल कर दिया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स अगेन वेरी सेल्फिश। तो नेक्स्ट कम्स मैरीकल्चर। आपको नाम से पता है चल रहा है, मैरी मतलब मरीन वाटर एंड कल्चर मतलब हम खुद उनको ग्रो कर रहे हैं, है ना। यूजुअली क्या होगा, जितने भी मरीन फिश ना, यूजुअली हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, बॉम्बे के अराउंड द पूरा कोस्ट लाइन है, सो यू ऑल नो दैट। अब तो मुंबई कहते हैं, इट्स नॉट नाउ इट्स नॉट नोन एज बॉम्बे, नाउ इट्स कॉल्ड मुंबई। तो मुंबई के अराउंड बहुत लंबी कोस्ट लाइन है एंड वी हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। वहाँ से उस कोस्ट लाइन से ही हम क्या करते हैं, यूजुअली उनको कैप्चर फिशिंग करा जाता है। मेनली मरीन फिशेस का जो होता है दैट इज कैप्चर फिशिंग, बट समटाइम्स फिश कल्चर भी करा जा सकता है, और अगर मरीन फिशेस का कल्चर करा जा रहा है तो उसे कहा जाता है मैरी कल्चर। ओके मैरी मरीन के लिए, कल्चर मतलब कल्चर फिशिंग। तो कल्चर फिशिंग में आप उसको खुद कल्चर कर रहे हो, एक एरिया बना दिया आपने, उसमें आपने सी वाटर डाल रखा है, सलाइन वाटर डाल रखा है, और उसमें अगर फिशेस को ग्रो कर रहे हो इन फिशेस में से किसी को भी, तो दैट इज नोन एज मैरी कल्चर। ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मरीन फिशेस यूजुअली कैप्चर करी जाएंगी, कभी कभी मैरी कल्चर भी करा जा सकता है, और इनकी कुछ वेराइटीज पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइंस, बॉम्बे डक, है ना, बॉम्बे नाम पहले था, मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था। So these are all the marine fishes. You can remember their name by submatpito. Okay, submatpito. S for sardines, B for Bombay duck, mat mackerel, P pomfret, and T for tuna. Okay, तो याद रखना submatpito for marine fishes. Now comes to inland fishes that are also known as freshwater fishes. Freshwater fishes दो तरह की होती हैं, एक तो जो रिवर पॉन्ड में रह रही हैं दैट इज फ्रेश वाटर, एंड सेकेंड इज बार्किश वाटर। बार्किश वाटर रिजर्वायर्स कहाँ होते हैं, जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर, जहाँ पे रिवर सी में ओपन होती है, तो वो जो जगह होती है वहाँ पर जो फिशेस होती हैं दैट आर नोन एज बार्किश वाटर। ओके तो बार्किश वाटर मीन्स जहाँ पर रिवर और ओशन मिल रहे हैं, दैट एरिया इज नोन एज बार्किश वाटर। तो बार्किश वाटर में आते हैं एस्चुरीज, लगून्स, आपको पता है एसएसटी में पढ़ते हो आप, तो यहाँ से जो हमें फिश मिल रही हैं दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनलैंड फिशरी। तो फ्रेश वाटर फिशेस एंड जो एस्चुरीज, लगून्स में हमको बार्किश वाटर में मिल रही है दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनलैंड फिशरीज। ना इनलैंड फिशरी यूजुअली एक्वा कल्चर करा जाएगा, हमने देखा था मैरी कल्चर कम था, कैप्चर फिशिंग ज़्यादा थी, बट अगर हम फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो इसमें कैप्चर करने के लिए इतना बड़ा एरिया नहीं है, इतने ज़्यादा रिवर्स में अवेलेबल भी नहीं होती फिश, तो इसलिए जो ज़्यादा कॉमन है फिशेस के साथ में दैट इज एक्वा कल्चर। फ्रेश वाटर फिशेस को यूजुअली कल्चर करा जाएगा, आप एक पॉन्ड बनाकर उसमें ग्रो कर रहे हो उनको, तो वो ज़्यादा कॉमन है इन केस ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस, एक्वा कल्चर।
फिश कल्चर कई बार राइस क्रॉप्स के साथ भी करा जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। इसमें क्या करा जाता है, आपके पास फिश जो आपके पास राइस क्रॉप्स हैं, यू नो दैट राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी फील्ड्स जो होती है उसमें पानी भर के रखना पड़ता है, बिकॉज उसको चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो राइस क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब पानी तो आपने रख ही रखा है, उसके अंदर आप फिश भी डाल देते हो तो फिश भी ग्रो हो जाएगी। फिश सीड डाल दी आपने, 2-4 फिश डाल दी, तो वो फिश एग बनाएगी, एग देगी और फिशेस ग्रो हो जाएंगे। तो उस पानी का डबल यूज़ हो गया आपके लिए। ठीक है, आपके प्लांट्स के लिए आपने फिश डाला पानी, और उसमें फिश भी डाल दी, सो दैट द फिशेस विल आल्सो बी ग्रोइंग अलॉन्ग विद दैट। सो दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। जब आप फिश कल्चर को किसी के साथ इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करना मतलब किसी और के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करना। ओके, तो दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट वे ना, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इंटेलिजेंट आल्सो। सेल्फिश तो है बट इंटेलिजेंट भी है। तो आपने जो पानी यूज करा था क्रॉप्स के लिए, पैडी के लिए, आपकी फील्ड्स के लिए, राइस के लिए, उसको साथ में आप फिश के लिए भी यूज कर रहे हो, तो डबल फायदा हो गया, है ना। नाउ वी हैव सीन मैरीकल्चर मतलब मरीन फिशेस को कल्चर करना, एंड एक्वाकल्चर मीन्स फ्रेश वाटर फिशेस को कल्चर करना। फ्रेश वाटर फिशेस के लिए कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम भी यूज करा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई वुड लाइक टू शो यू अ डायग्राम फॉर दैट। कंपोजिट फिश कल्चर में क्या करा जाता है, एक पॉन्ड आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसमें आप फिशेस को यूज कर रहे हो, एंड जो फिश की वेराइटी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो इस तरह की सिलेक्ट करते हो कि अलग अलग फिशेस अलग अलग वाटर लेवल्स पर रहती हैं। ओके, सम ऑफ देम आर टॉप फीडर्स, सम ऑफ देम आर टॉप फीडर्स। टॉप फीडर्स मतलब पानी में ऊपर ऊपर रहेंगे, लाइक सिल्वर कार्प एंड कैटला, ये पानी में ऊपर ऊपर रहेंगी, ऊपर ऊपर का फीड खाएंगे। ठीक है, सम आर मिडल फीडर्स, मिडल फीडर्स इंक्लूड्स रोहू, रोहू इज अ मिडल फीडर। ग्रास कार्प मत याद करो कि मैं बताऊंगी ग्रास कार्प क्या करेगी। तो रोहू इज अ मिडल फीडर, मिडल एरिया में रहेगी और जो भी बीच के एरिया में जो भी खाना है उसको खा लेगी। बॉटम फीडर्स में इंक्लूड होते हैं मृगल, MRIGAL, यहाँ पर ही आएगा, इधर आ गया है, मृगल एंड कॉमन कार्प। कॉमन कार्प और मृगल क्या है, बॉटम फीडर्स है, मतलब पॉन्ड का जो आपने बनाया है, पॉन्ड में सबसे नीचे वाले एरिया में कौन रहेंगे, मृगल और कॉमन कार्प। और ये बड़े अच्छे से रहते हैं। ये क्या है, ये सिल्वर कार्प नीचे नहीं आएगी, कैटला नीचे नहीं आएगी, मृगल ऊपर नहीं जाएगी। तो क्या होगा, आप पॉन्ड में जितना भी फूड डाल रहे हो कहीं पर भी वेस्ट नहीं होगा, सारा का सारा फूड कंज्यूम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इन दोनों इनके फीडिंग हैबिट डिफरेंट है, वो ऊपर ही का फीड खाएंगे, ये नीचे का फीड खाएंगे। सो होगा क्या, कुछ भी फीड आपने पॉन्ड में डाला है तो वो वेस्ट नहीं होगा। तो एक तो फीड पूरा वेस्ट नहीं हो रहा, इतने से पॉन्ड में आपने अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग फिश को डाला, मतलब पूरा एरिया भी ऑक्यूपाई हो गया, पूरा एरिया यूज अप हो रहा है, और फीड के लिए कंपटीशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका अलग अलग एरिया है। तू मेरे इलाके में नहीं आएगा, मैं तेरे इलाके में नहीं आऊंगा, है ना, अपना अपना इलाका डिवाइड कर रखा है इन्होंने, तो दे विल नॉट गो इन ईच अदर्स एरिया। ठीक है, तो दैट वुड बी वेरी गुड, पूरा पानी भी कंज्यूम हो गया, पूरा एरिया भी कंज्यूम हो गया, और एक जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फिश की बढ़ गई ऐसा भी नहीं हुआ, अलग अलग एरियाज में अपने रह रहे हैं और अलग अलग खाना भी खा रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ देम, दैट इज बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। ओके, तो दैट इज कॉम्पोजिट फिश कल्चर। अब मैंने आपको बोला था ये ग्रास कार्प, जो उसके बारे में बात बताऊंगी, ये क्या करती है, ये वीड्स को खा लेगी। तो पानी में जो भी वीड उठ जाएंगे ना, उनको कौन कंज्यूम कर लेगा, ग्रास कार्प, नाम से ये ग्रास है ना, ग्रास मतलब पेड़ों को खाने वाली। तो वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स पानी में भी उग जाते हैं, तो उनको खा लेगी ग्रास कार्प, तो अच्छा है ना हमारे लिए। तो वीड्स को खा लिया ग्रास कार्प ने। याद रख लो, कैटला सबसे ऊपर, मृगल सबसे नीचे, है ना, कैट कैट ऊपर माउस नीचे, ऐसे याद रख सकते हो, कैट ऊपर माउस नीचे। तो कैटला सबसे ऊपर है, मृगल सबसे नीचे है, मृगल के साथ में है कॉमन कार्प, कॉमन कार्प और मृगल दोनों नीचे है, कैटला सबसे ऊपर है, बीच में है रोहू। तीन नाम भी याद कर लोगे ना बहुत है ना, टॉप पे कैटला, मिडिल में रोहू और बॉटम में मृगल, तीन भी याद कर लोगे तो सफिशिएंट है, और वीड को खाने के लिए ग्रास कार्प। तो दैट सिस्टम ऑफ फिश कल्चर इज नोन एज कॉम्पोजिट फिश कल्चर, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना, सारा फूड भी कंज्यूम हो रहा है, सारा एरिया भी ऑक्यूपाई हो रहा है और कॉम्पिटिशन भी नहीं हो रहा। दैट इज वेरी वेरी लाइक एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ब्रेन, है ना, हाउ वेल वी यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। तो दैट इज ऑल गिवन इन दिस PPT ऑल्सो। एक बात प्रॉब्लम बस कंपोजिट फिश कल्चर की ये है कि ये सारी जो फिशेस हैं ये सिर्फ मानसून सीजन में ही ब्रीडिंग होती है, इनकी ब्रीडिंग कब होगी, मानसून सीजन में ही। ओके, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। बट ह्यूमन बींग्स अगेन वेरी इंटेलिजेंट, सो व्हाट वी डू इज हॉर्मोन्स देकर इनका भी हम सीड प्रोडक्शन करवा लेते हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर। ओके, सीड का मैंने आपको पहले ही बताया था, फिश सीड का मतलब होता है फिश के एग, तो फिश के एग को ही फिश सीड भी कहा जाता है। तो दैट इज ऑल डन बाय hormone stimulation. Okay, so that is all about the fishery.
Next and the last topic of our chapter, that is beekeeping. That is also known as apiculture. हनी बी को पालने को जो कहते हैं that is apiculture. शायद अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप ट्रेन से गुजर रहे हो, so you might have seen sometimes कि ऐसे बॉक्सेस रखे होते हैं खेतों के पास में, और ये बॉक्सेस ही रहते हैं दैट इज फॉर द दैट इज नोन एज अपायरी. और ये अपायरी में ही क्या करा जाता है, बीज को कल्चर करा जाता है, बीज को रखा जाता है. सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी. तो बी कीपिंग क्यों करते हैं? वी वॉन्ट टू गेट नॉट ओनली हनी फ्रॉम दैट बट ऑल्सो वैक्स. वैक्स और बी हनी ये दोनों ही लेने के लिए हम बी कीपिंग करते हैं. तो बीज को रखा जाता है, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है एरिया टू लिव, एंड सो दैट दे लिव देयर, दे प्रिपेयर द हनी एंड देन वी जस्ट टेक द हनी फ्रॉम देम. ओके, तो हनी के अलावा वैक्स के लिए हम यूज़ करते हैं. हनी और वैक्स दोनों की ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें कई सारी मेडिसिन में यूज़ करा जाता है. स्पेशली हनी तो आपने सुना भी होगा दैट इट इज हैविंग ग्रेट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. जब भी खांसी जुकाम हो जाता है तभी मम्मी हनी देती है, काढ़ा में भी हनी डाला जाता है. दैट्स वेरी गुड, वेरी हेल्दी. एंड बी कीपिंग फार्मर्स के लिए भी एक बड़ा लो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे बी कीपिंग करने के लिए उन्हें कुछ और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है. अपना जो भी फार्म है उसके पास में बस ये अपायरी के जो बॉक्सेस होते हैं उसको रख दिया जाता है. तो आपका ही एरिया है, उसमें आप फार्म्स में आप प्लांट्स तो ग्रो कर ही रहे हो, साथ में बी कीपिंग भी करोगे तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा. उसके अलावा ये बी पॉलिनेशन में भी हेल्प करेंगे तो डबल फायदा हो जाएगा. सो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स टू हैव बी कीपिंग. अब बी कीपिंग के लिए देखते हैं कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, हमें याद करना होगा. तो बीज के भी दो वेराइटीज हैं. एक तो है लोकल वेराइटी. लोकल वेराइटी में आ जाएगा एपिस सेरेना इंडिका. ओके, जिसको इंडियन बी भी कहा जाता है. इंडिका वर्ड स्टैंड्स फॉर इंडियन, तो एपिस सेरेना इंडिका दैट इज इंडियन बी. एक एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरे. फ्लोरे इज द लिटिल बी. ओके, कॉमन नेम एंड कॉमन नेम एंड जूलॉजिकल नेम दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल जूलॉजिकल नेम याद रख लो. एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस फ्लोरे. These are the Indian varieties of bee. Apis serena indica, Apis dorsata and Apis florae. Okay, florae. So that are the Indian varieties of bees. नाम याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज इटालियन बी. इटालियन बी है एक एपिस मेलिफेरा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे ज्यादा बी कल्चर जो करा जाता है दैट इज ऑफ एपिस मेलिफेरा ओनली. ओके, तो एपिस मेलिफेरा का बी कल्चर सबसे ज्यादा करा जाता है. क्यों करा जाता है? सबसे ज्यादा हनी प्रोडक्शन के लिए इसी को यूज करा जाता है. क्यों करा जाता है? क्योंकि इसकी हनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड सेकेंड ये स्टिंग कम करती है ना. ऐसे ज़्यादा डंक नहीं मारेगी, बिकॉज अगर आप हनी के लिए बी कीपिंग कर रहे हो तो आप जितनी बार भी फार्म में गए अपने आप को डंक मारेगी तो दैट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू. तो ये ऐसी बी वेराइटी है जो कि आपको ज़्यादा स्टिंग नहीं करती, एंड ये अपनी बी हाइव में ज़्यादा टाइम तक रहती है. ज़्यादा देर बाहर नहीं घूमेगी, ज़्यादा बी हाइव में रुकेगी. बी हाइव में जितनी देर रुकेगी इट विल बी डूइंग द हनी प्रोडक्शन. उसके अलावा ये ब्रीड बहुत अच्छे से करती है. ठीक है, ब्रीडिंग भी ज्यादा करेगी तो अच्छा है. बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे तो मतलब बहुत सारे बी आ जाएंगे. जितनी ज्यादा बी उतना ज्यादा हनी. तो इसलिए आपका तो है सपना मनी मनी. तो दैट वुड ऑल बी फुलफिल्ड बाय दिस एपिस मेलिफेरा. ओके, इटालियन बी. ठीक है, तो इटालियन बी एपिस मेलिफेरा में क्या क्या क्वालिटीज हैं, लेट्स सी टू दैट. इसका हनी प्रोडक्शन अच्छा है, हनी की क्वालिटी अच्छी है, स्टिंग कम करती है. उसके अलावा इट स्टेज इन द बी हाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ज़्यादा देर घर में रहेगी, बार बार नहीं घूमना है, और ब्रीडिंग अच्छी करेगी. ज़्यादा देर घर में रह रही तो ब्रीडिंग भी करती रहेगी अंदर अंदर. तो ब्रीड ज़्यादा अच्छी करेगी तो ज़्यादा बी नई प्रोड्यूस होंगी. जितनी ज़्यादा बीज होंगी उतना ज़्यादा आपको हनी मिलेगा. हमारा सपना मनी मनी तो पूरा हो जाएगा वो इस हनी बी से. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द breeds of bee. Quick revision: Indian varieties of bee, Apis serena indica, Apis florae and Apis dorsata. और जो एक्सोटिक वैरायटी है, फॉरेन ब्रीड है, दैट इज इटालियन वाली है हमारी, दैट इज एपिस मेलिफेरा. ओके, सो दैट आर द वेराइटीज ऑफ हनी बी. नेक्स्ट लेट्स सी कि हमने बताया था पहले भी कि अपायरी ऐसे स्टैब्लिश कर देते हैं अपने फार्म्स में. ऐसे बॉक्सेस रख दिए जाते हैं जिसमें हनी बी के लिए एक अरेंजमेंट होता है. दे कैन कम ओवर देयर. उनके लिए घर बना बनाया है, बस उन्हें आना है वहाँ पर, हनी देना है, एंड दैट वी विल बी कंज्यूमिंग फॉर अस. दैट इज देयर. और जो हनी की क्वालिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑन द पास्चरेज. अब व्हाट इज पास्चरेज? दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, दैट व्हाट इज पास्चरेज. तो पास्चरेज का मतलब होता है जो क्वालिटी है हनी की दैट विल डिपेंड ऑन द फ्लावर्स ऑन विच द हनी बी आर सकिंग द नेक्टर. तो किन फ्लावर्स से हनी बी अपना नेक्टर ले रहे हैं उसको कहते हैं पास्चरेज. तो द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमिन द टेस्ट ऑफ हनी. हनी का टेस्ट कैसा होगा वो डिपेंड करेगा किस टाइप के फ्लावर्स पर वो हनी बी कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, और उसे ही कहा जाता है पास्चरेज. जिस टाइप के फ्लावर्स से हनी बी अपना पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर रही हैं, पॉलेंस कलेक्ट कर रही हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके हनी का टेस्ट कैसा होता है, एंड दैट इज नोन एज पास्चरेज. सो व्हाट इज पास्चरेज? द वैल्यू or quality of honey, that is the taste of honey, will depend on the flowers from which the honey bees are taking the nectar, and that is known as pasturage. Okay,
और हनी बीज को रखने के लिए क्या करते हैं, अपायरी स्टैब्लिश कर देते हैं, जिसमें हनी वो प्रोड्यूस करेंगे। इसमें ऐसे जो अपायरी होता है उसमें ऐसे ऐसे जो अपायरी होता है उसमें ऐसे ट्रेज लगी हुई होती हैं, और ये ट्रेज जो होते हैं इस पर ही वो हनी बी जो अपना हनी कलेक्ट करते हैं। दे विल कलेक्ट द हनी इन दैट। ओके, फिर उसको हनी एक्सट्रैक्टर, इस टाइप की एक हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होती है, उस पर डाल दिया जाता है। हनी एक्सट्रैक्टर पे इस तरह से उन ट्रेज को फिल कर दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होगा, ये हनी जो भी है वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा, नीचे पहुंचता जाएगा, और यहाँ से वो सारा हनी कलेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट विल मूव आउट फ्रॉम द बॉटम। तो सारा हनी ट्रिकल डाउन हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता जाएगा सारा हनी, और सारा का सारा नीचे से हनी फिर हम उसको कलेक्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज अ हनी एक्सट्रैक्टर, दैट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी। हनी बी ने जो पायरी में हनी कलेक्ट करा है उसको ऐसे मशीन हनी एक्सट्रैक्टर से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, so by that we have completed with our entire chapter, improvement in food resources. So I hope now the chapter is clear to you all, you were able to understand the things, and I hope you like the explanation. If you do, then just let me know, share your feedback in the comments, I will be glad to know that. That's all for today. Share the video with your friends if you like it. Take care of yourselves. Good day everyone.